हेलो, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग अपना कर रहे थे अपने CA FM का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है। और ऑलरेडी हम लोगों ने 3 क्लास कर चुका है। लेकिन 3 क्लास में हम लोगों ने अभी तक कोई भी प्रैक्टिकल किया ही नहीं, क्योंकि अभी हमारा 3 क्लास में अभी हम लोग खाली फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझे हैं। पहला क्लास में हम लोगों ने कुछ मतलब समझा। मतलब समझने के बाद हम लोग करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटीज का डेफिनेशन देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने खाली फॉर्मेट देखा था कि हमारा बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है। PL पे तो अभी तक हम लोग गए नहीं। दूसरे क्लास में हम लोग का लाइबिलिटी साइड क्या क्या डिस्क्लोजर जाता है, हम लोगों ने वो देखा। और तीसरा क्लास हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा बैलेंस शीट का एसेट साइड क्या क्या डिस्क्लोजर जाता है। ठीक है। आज हम लोग आज मैं आप लोग के लिए दो सम्स लेके आया हूँ। दो सम्स लेके आया हूँ। देखो, हमारे इंस्टीट्यूट के बुक्स में तो सम्स नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का क्या सोचना है कि हमारा इंस्टीट्यूट बुक्स में सम नहीं देके रखा है, दैट मीन्स कि एग्जाम में नहीं पूछेगा। मेरा ये थॉट नहीं है। मेरा ये थॉट है कि इंस्टीट्यूट आपके बुक्स में चैप्टर डाला है। इंस्टीट्यूट आपको फॉर्मेट सिखा रहा है। क्यों सिखा रहा है? क्यों? जिस टर्म इंस्टीट्यूट को पेपर हार्ड बनाना होगा वो एग्जाम में आपको पूछ लेगा। अब वो कौन से टर्म इंस्टीट्यूट बनाएगा ना, ये मुझे पता है, ना आपको पता है, ना कोई और को पता है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें तो पहले से तैयार होके जाना है। क्योंकि मेरा मानना ये है, एक बार एग्जाम में जाओ, बहुत अच्छे से जाओ, वरना फिर वही अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते रह जाएंगे, है ना। तो हम लोग अभी आज हम लोग बहुत सारा सम्स करेंगे। लेकिन आज के लिए अभी तक हम लोग जो अपना बैलेंस शीट सीखे हैं, ये दो सम्स में हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि बैलेंस शीट हमारा कैसा बनता है। ठीक है। दो सम्स आप लोग के लिए लाए हैं। तो चलिए, करने से पहले हम लोग एक बार फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लोग दोहरा लेते हैं। देखिए, सम्स आपसे आराम से बन जाएगा अगर आप लोग को सिर्फ बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बढ़िया से याद हो तो। भैया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बोले तो सबसे पहले हम लोग इक्विटी करेंगे, फिर हम लोग एसेट करेंगे। इक्विटी में हमारा क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर होल्डर फंड के अंदर। दूसरा है अपना सैंपा। तीसरा नॉन करेंट लाइबिलिटी। चौथा है करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोर्डिंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब भैया, करेंट लाइबिलिटी के अंदर यही है, और एसेट हमारा जैसा था। ठीक है। आप लोग आज का क्लास कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप लोग अपना फॉर्मेट बहुत अच्छा से पढ़ के आए हो। ठीक है। अगर नहीं पढ़ के आए हो तो प्लीज एक बार पॉज कीजिए, 5 मिनट जाके एक बार फॉर्मेट को देख लीजिए। फिर देखिए, आपको सम्स करने में बहुत मजा आएगा। चलिए, आज हम लोग टाइम वेस्ट ना करके आज हम लोग एक बार सम्स में अपने लोग चालू करते हैं। ठीक है। हम लोग अपना सम्स स्टार्ट कर लेते हैं आज। हाँ, इसी पेज में हो जाएगा क्या? चलिए, हम लोग फ्रेश पेज में अपना सम्स चालू करते हैं, जो मैंने आपके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 लेके आया। इलस्ट्रेशन 1। अभी तक हम लोग खाली बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखे, और मैं आप लोग के लिए दो सम्स लेके आया हूँ सिर्फ बैलेंस शीट के लिए। सिर्फ बैलेंस शीट के लिए। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग एक बार इलस्ट्रेशन 1, हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। हमारा इलस्ट्रेशन 1 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये बोलता है, ऑन 31 मार्च 2021 पकड़ लो। बोस एंड सेन लिमिटेड, किसका है? बोस एंड सेन लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग लेजर बैलेंस आफ्टर प्रिपेयरिंग इट PL अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है। बोल रहा है हमें बोस एंड सेन लिमिटेड ने कुछ लेजर बैलेंस हमें दिया है। आप एक बात याद रखना, आप बैलेंस शीट बना रहे हो। आप बैलेंस शीट बना रहे हो। बैलेंस शीट बना रहे हो, दैट मीन्स आप ये इंश्योर कर रहे हो कि जर्नल बन चुका है, जर्नल के बाद लेजर बन चुका है, और लेजर के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बन चुका है। तभी तो आप बैलेंस शीट बनाओगे। ये तो हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे। बैलेंस शीट और PL अपने कब बनाते हैं? हम लोग बैलेंस शीट PL तब बनाते हैं जब हमारा जर्नल बन चुका होता है, लेजर बन चुका होता है, ट्रायल बैलेंस में बन चुका होता है। दैट मीन्स कि जर्नल पे सारा रिकॉर्डिंग हो गया है, लेजर पे सारा पोस्टिंग हो गया है, ट्रायल बैलेंस पे सब समराइज हो गया है। बिना ट्रायल बैलेंस के क्या आप आगे का PL और बैलेंस शीट का काम कर पाओगे? मेरा कहना है नहीं, क्योंकि जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ही हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है। अगर हमारा वो प्रिपेयर नहीं होगा तो हम लोग कैसे आगे बैलेंस शीट बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे। दैट मीन्स भैया, आज हम लोग अपना बैलेंस शीट बना रहे हैं। इसके लिए हम लोग को क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस का जरूरत पड़ेगा। आज हम लोग क्या बना रहे हैं? आज हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं। दैट मीन्स बैलेंस शीट के लिए हम लोग को ट्रायल बैलेंस का जरूरत तो पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन एक बात याद रखना, इसका मतलब हम लोग जब भी बैलेंस शीट या PL कुछ भी बनाए ना, क्वेश्चन हम लोग को ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड करेगा। किसी ना किसी एंगल में क्वेश्चन हम लोग को ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड करेगा, ये बात याद रखना। आप बैलेंस शीट बना रहे हो कि PL बना रहे हो, क्वेश्चन किसी ना किसी एंगल में ट्रायल बैलेंस आपको प्रोवाइड करेगा। बिकॉज बिना ट्रायल बैलेंस के आप आगे कैसे बढ़ोगे? ये तो हम लोग बहुत बार सीख लिए ना। पहला स्टेप होता है जर्नल पे रिकॉर्ड करना, दूसरा स्टेप होता है लेजर पे पोस्टिंग करना, तीसरा स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस में समराइज करना।
फिर ये ट्रायल बैलेंस को देख के हमारा जो सीनियर अकाउंटेंट रहता है वो एक पीएल और एक बैलेंस शीट बनाता है ना। दैट मीन्स आपका ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं देके रहेगा। चलिए हम लोग तो इतना क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या ट्रायल बैलेंस हमें दे के रखा है। लेकिन भैया ये तो हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट नहीं है। मैं बोलता हूँ ये फॉर्मेट है। देखो ना आप, एक्चुअली हम लोग जब ट्रायल बैलेंस बनाते थे हम लोग डेबिट और क्रेडिट एक ही जगह कर देते थे। बनता वो ऐसे ही है। क्वेश्चन का मर्जी, अब क्वेश्चन आपको कैसे भी देगा लेकिन क्वेश्चन आपको ट्रायल बैलेंस बना के देगा। अब देखो हमारा डेबिट और क्रेडिट एक जगह नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन हमें क्रेडिट का आइटम एक जगह दे दिया, डेबिट का आइटम एक जगह दे दिया। क्वेश्चन हमें क्रेडिट का बॉक्स एक जगह बना दिया, डेबिट का बॉक्स एक जगह बना दिया। देखो जब भी बैलेंस शीट का हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहता है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, ये जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये हम लोग सीए इंटर के बुक से लेके आया हूँ मैं। ये कोई मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। हमारे जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उनके इंटर वाले इंटरमीडिएट जो है, जैसे आप लोग एग्जीक्यूटिव दे रहे हो वहां पर इंटरमीडिएट होता है सीए इंटरमीडिएट, वो लोग के मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग को बेटर समझना है तो मेरा मानना है कि हम लोग वो समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि हमारे बुक्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं देके रखा है। हम लोग पहले जितना हो सके हम लोग दूसरे दूसरे इंस्टीट्यूट का हम लोग रिसोर्स सॉल्व करेंगे। जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा हम लोग पास टर्म का एमटीपी आरटीपी पास टर्म पेपर हम लोग सब करेंगे। पहले आप चैप्टर समझने के बाद आपको जो जो क्वेश्चन सीखने के लिए मुझे लगेगा कि बहुत जरूरत है आप लोग को सीखना चाहिए। ठीक है। अपना टाइम वेस्ट मत समझना, ये सब में ये सब एक तरीका का इन्वेस्टिंग है। जितना इन्वेस्ट करोगे कहीं ना कहीं जाके आपको रिटर्न मिलेगा। बस आप लोग मेरा बात सुनो। अगर आप लोग को वेस्ट लगेगा, आज नहीं 20 लेक्चर बाद अगर आपको लगेगा कि नहीं मैं वेस्ट कर रहा हूँ तो उसमें तब आप मुझे कमेंट कर देना। आप यूट्यूब ऑनलाइन है, ओपन है, सब कमेंट सबको दिखता है, आप एकदम कमेंट कर देना कि नहीं आपका सारा लेक्चर वेस्ट है जो कि हमारे कहीं पर काम का ही नहीं है। ठीक है। तो मैं जैसा बता रहा हूँ बस आप एक बार कर लो। दैट मीन्स अभी तक भैया हम लोग क्या बोले, आप बैलेंस शीट बना रहे हो कि आप पीएल बना रहे हो। आपको ट्रायल बैलेंस बना कर देगा। आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस बना के देगा। हमारे क्वेश्चन में भी ट्रायल बैलेंस बना के दिया है। बस हम लोग जो ट्रायल बैलेंस सीखे थे हम लोग का फॉर्मेट अलग था। फॉर्मेट अलग नहीं था, एक्चुअली ट्रायल बैलेंस बनता ही वैसे है। ये क्वेश्चन अपना अलग फॉर्मेट लेके आया है, कोई बात नहीं। हमें बस ट्रायल बैलेंस देखो ना, जितना भी हमारा ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड था एक बॉक्स में बना के दिया, और जितना भी हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट था एक साइड बना के दिया है क्वेश्चन। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। अच्छा मेरा ट्रायल बैलेंस का टोटल कितना हुआ भैया, मेरा क्रेडिट साइड का टोटल हुआ 1,33,63,000। मेरा ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट का टोटल कितना है, 1,33,63,000। और भैया मेरे ट्रायल बैलेंस का डेबिट का टोटल कितना दिया है, 1,33,63,000। दैट मीन्स की क्वेश्चन हमें पूरा पूरी ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड कर दिया है, कोई दोहराई की बात नहीं है। दैट मीन्स की क्वेश्चन हमें ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड किया है, हमें बस बैलेंस शीट बनाना है। फिर नीचे भैया क्या है, नीचे क्या होता है ना, नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होता है। हम लोग जब भी करते हैं, एक्चुअली क्या होता है देखो, जब भी ट्रायल बैलेंस बन जाता है, ट्रायल बैलेंस हमें सब कुछ डिटेल नहीं दे पाता है। ट्रायल बैलेंस तो हमें खाली बैलेंस बता रहा है। आपको इतना समझ आ रहा है, ये जो दो बॉक्स है डेबिट और क्रेडिट ये तो हमें ट्रायल बैलेंस दे दिया। लेकिन एक बात बताइए, क्या ट्रायल बैलेंस आपको सब इन्फॉर्मेशन दे पाया? नहीं। कुछ एडिशनल बातें जो ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखी होती है वो हम लोग अलग से लिखते हैं। नहीं तो हो सकता है ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम आपसे कुछ गलती हो गया था, हो सकता है ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम आपसे कुछ गलती हो गया था। तो वो बातें हम लोग नीचे एडिशनल बात में देखते हैं। हमारा कितना एडिशनल बात दिया है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम लोग एकदम क्वेश्चन को समराइज करें तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें ट्रायल बैलेंस दिया है, एकदम मैचिंग ट्रायल बैलेंस दिया है। ठीक है, देने के बाद क्वेश्चन हमें 7 एडिशनल बातें दे रहा है। हम लोग ये भी देखेंगे करते टाइम। सब हो जाने के बाद क्या बोला, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव प्रीवियस ईयर फिगर। अच्छा हमारा जो भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है आप लोगों को पता होगा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट में हम लोग दोनों साइड का फिगर देते हैं ना। बैलेंस शीट का फॉर्मेट में हम लोग करंट ईयर का भी फिगर डालते हैं, प्रीवियस ईयर का भी फिगर डालते हैं, है ना। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, सारा ही क्वेश्चन आपसे ये बोलेगा कि आप प्रीवियस ईयर का फिगर मत डालो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और हमारा एग्जाम होता है 3 घंटा का, 3 घंटा में 1 घंटा आपका इसी में लग जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन हमें पहले ही बोल देता है कि आपको प्रीवियस ईयर फिगर नहीं डालना, आप जो भी काम करो आप करंट ईयर का करो। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, हमें क्या बनाने बोला है, बैलेंस शीट बनाने बोला है एज ऑन डेट में, एज रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3 अंडर कंपनीज एक्ट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था हमारा जो भी शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 का 2 पार्ट होता है, पार्ट 1 पार्ट 2, है ना। पार्ट 1 हमें बोलता है बैलेंस शीट के बारे में, और पार्ट 2 हमें बोलता है पीएल के बारे में। पीएल का जो पार्ट 2 है हम लोग कल के क्लास में करेंगे। आज मैं आप लोग के लिए, अभी तक हम लोग बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट कर लिए, डिस्क्लोजर कर लिए। मेरा बस आपसे यही गुजारिश है, आज हम लोग पूरा अपना बैलेंस शीट का जो 2 क्वेश्चन है
हम लोग एक एक चीज़ बढ़िया से समझते हैं कि कैसे मैच हो रहा है, फिर हम लोग कल के क्लास में पीएल करेंगे। लेकिन आप लोग एक बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग बैलेंस शीट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका बैलेंस शीट एंड में मैच होना चाहिए। अगर आपका बैलेंस शीट मैच नहीं है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं एरर है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, कुछ है नहीं। ट्रायल बैलेंस आपको मैच करा के दिया है इंस्टीट्यूट ने, क्वेश्चन ने आपको ट्रायल बैलेंस मैच करा के दिया है, दैट मीन्स आपका बैलेंस शीट भी मैच होगा। बस हमें क्या करना है, हमें सही चीज़ों को सही जगह ले जाकर पोस्ट करना है, हमारा बस इतना सा काम है। आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच ही है, ट्रायल बैलेंस मैच है मतलब क्या, क्या आपका अकाउंटिंग का सारा चीज़ ठीक है पहले से। बस आप बैलेंस शीट कर रहे हो, आप एक चीज ड्राफ्ट कर रहे हो। आपको, आपका बस इतना सा पर्पस है कि आपको सही चीजों को सही जगह पर ले जाकर लिखना है ना। ऐसा नहीं कि एसेट का चीज को लाइबिलिटी में जाके लिख दोगे, लाइबिलिटी का चीज को एसेट में जाके लिख दोगे। हम बस फॉर्मेट में स्टिक रहेंगे, सही चीजों को सही जगह पर ले जाकर लिखेंगे। हमारा बस इतना सा काम है। ठीक है। अब ठीक है, हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। हम लोग का करने का क्या स्टाइल रहेगा हम लोग देखते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं, अपना इलस्ट्रेशन नंबर 1 चल रहा है, और बड़ा ही बना लेता हूँ। देखो मैं ना 2 साल का फिगर नहीं दे रहा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ही हमें क्वेश्चन में बोला यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव प्रीवियस ईयर फिगर। हमारे क्वेश्चन ने हमें क्या बोला कि आपको प्रीवियस ईयर का फिगर देने का जरूरत नहीं है, तो हम लोग नहीं देते हैं, है ना। हमारे क्वेश्चन ने हमें पहले ही बोल दिया यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव प्रीवियस ईयर फिगर। अगर हमें मना किया है तो हम लोग कॉलम भी नहीं टानते, है ना। अगर हमारे क्वेश्चन ने बोला होता कि आप प्रीवियस ईयर का फिगर डालो, देन हम डाल देते। लेकिन देखो ना, क्वेश्चन ने हमें साफ साफ ये बात बोल दिया, क्वेश्चन ने हमें साफ साफ बात बोल दिया यू आर नॉट रिक्वायर्ड, आपको प्रीवियस ईयर का फिगर के बारे में टेंशन ही नहीं लेना। दैट मीन्स कि भैया हम लोग अपना फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर के फिगर का कोई कॉलम हम लोग टानेंगे ही नहीं। ठीक है, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग करते हैं। हमारा फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर्स, नोट, जितना भी हमारा नोट नंबर रहेगा वो नोट्स टू अकाउंट्स अलग से प्रिपेयर करेंगे। अमाउंट इन रुपीज। अच्छा, ट्रायल हमारा बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट हमारा कोई वो नहीं होता, अकाउंट नहीं होता कि हम लोग डेबिट और क्रेडिट करेंगे। हम लोग किसका बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट ऑफ बोस एंड सेन लिमिटेड का कर रहे हैं ना। तो हमारा लिखने का स्टाइल क्या रहेगा, बैलेंस शीट ऑफ, याद रखना आप कोई भी कंपनी का देख लेना, बैलेंस शीट ये ऐसा ही बनता है, बोस एंड सेन लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ बोस एंड सेन लिमिटेड कौन सा दिन आप बना रहे हो, एज एट 31 मार्च 2021। क्वेश्चन आपको, देखो ये तो क्वेश्चन मैंने पुराना उठा के लाया है। पुराना का मतलब ये नहीं है कि फॉर्मेट अलग हो गया, फॉर्मेट एक ही है, बस डेट पुराना है। आप लोग एग्जाम दे रहे हो 2025 या 26 में, तो आप लोग का जैसा डेट क्वेश्चन क्वेश्चन में जो डेट लिखा रहेगा, आप लोग को वही डेट मेंशन करना है। सबसे बड़ा बात आप एक चीज याद रखना कि बैलेंस शीट हमारा साल में 10 बार नहीं बनता। वो मैक्सिमम कंपनी साल में एक बार बैलेंस शीट बनाती है, साल के लास्ट वाले दिन, ये मैंने आपको बता दिया था। हमारा साल शुरू होता है 1 अप्रैल के दिन, हमारा साल खत्म होता है 31 मार्च के दिन। कंपनी बैलेंस शीट कब बनाती है, 31 मार्च के दिन बनाती है। बैलेंस शीट मतलब क्या है कि कंपनी अपना 31 मार्च के दिन फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है कि मेरे कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, समझ रहे हो। 31 मार्च के दिन कंपनी अपना फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है कि मेरा 31 मार्च के दिन कंपनी का क्या पोजीशन है, कितना का लाइबिलिटी है, कितना का एसेट है। ठीक है, बस आपको इतना सा बता रहा है बात। तो आप लोग को 31 मार्च में बनाना है। हालांकि हमारी जो लिस्टेड कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है बड़ी बड़ी, उनको बहुत साल में बहुत बार उनको बैलेंस शीट बनाना होता है। वो लोग हर क्वार्टरली, हर 3 महीना में भी बैलेंस शीट बनाते हैं, हर 6 महीना भी बनाते हैं। क्यों, क्योंकि उन लोग का बहुत कंप्लायंस रहता है, उन लोग को एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज में अपना बैलेंस शीट सबमिट करना होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग का बस खाली ये पर्पस है कि हम लोग बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। हम लोग के सिलेबस के ओवरव्यू से हम लोग को खाली 31 मार्च के दिन का बैलेंस शीट बनाने को देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्विटी एंड लाइबिलिटी का काम करेंगे। इक्विटी एंड लाइबिलिटी सबसे बड़ा हेडिंग हो गया मेरा।
ठीक है, आप लोग भी ऐसे लिख देना। हेडिंग आप लोग को जैसे देना हो देना, बस थोड़ा नीट एंड क्लीन रखना। क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटी हो गया। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर सबसे पहला हम लोग का कौन सा पॉइंट आता है भैया? शेयर होल्डर्स फंड होता है ना। तो आप शेयर होल्डर्स फंड हेडिंग दे देना। दे दिए, ठीक है। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर आप देखो, हमारा क्वेश्चन पहले आते हैं, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं बैलेंस शीट। क्योंकि हम लोग बना रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मेरा दो ही चीज का जरूरत पड़ता है। बैलेंस शीट में मेरा दो ही चीज का जरूरत पड़ता है। एक चीज का मेरा जरूरत पड़ता है लाइबिलिटी का। मुझे बैलेंस शीट में सब चीज का जरूरत नहीं है। मुझे लाइबिलिटीज का जरूरत है, और मेरे को एसेट्स का जरूरत है। हाँ, और एक कैपिटल का जरूरत है। मुझे तीन ही चीज का जरूरत है। ठीक है। फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग ये पढ़े हो, मॉडर्न अप्रोच पढ़े हो? हम लोग जब अपना जर्नल कर रहे थे, जर्नल में मैंने दो अप्रोच आप लोगों को बताया था। एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में 5 टाइप का अकाउंट्स था। कौन कौन सा 5 टाइप था भैया? एसेट, लायबिलिटी, हाँ, कैपिटल, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, है ना। जब हम लोग मॉडर्न अप्रोच करे थे तो मैंने आपको 5 टाइप का अकाउंट बताया था। तो भैया हमारा जो इनकम और एक्सपेंस है, ये तो हम लोग तब करेंगे ना जब हमारा पीएल का बात आएगा। इनकम और एक्सपेंस का चीज को हम लोग को अभी ध्यान ही नहीं देना। इनकम और एक्सपेंस का बात हम लोग जब करेंगे जब हम लोग पीएल बना रहे होंगे। हम लोग इनकम और एक्सपेंस वाली चीजों को तब कंसीडर करेंगे जब हम लोग अपना पीएल बनाएंगे। अभी तो हमें पीएल नहीं बनाना ना। तो हम लोग और इनकम और एक्सपेंस को तो अभी हमारा कोई बात ही नहीं आया। अभी हम लोग पीएल नहीं बना रहे, तो इनकम एंड एक्सपेंस वाला चीजों को तो मुझे अभी देखना ही नहीं है ना। मुझे अभी क्या देखना है? एसेट का चीजों को, लायबिलिटी का चीजों को, कैपिटल के चीजों को। तो भैया मॉडर्न अप्रोच हमें क्या बोलता था कि एसेट तो डेबिट होता है। मॉडर्न अप्रोच हमें क्या सिखाया कि लायबिलिटी तो क्रेडिट होता है। मॉडर्न अप्रोच हमें क्या सिखाया? कैपिटल तो क्रेडिट होता है। मॉडर्न अप्रोच बस हमें ये सिखाया कि एसेट डेबिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है। ये चीज से कंफर्ट हो कि नहीं, कि आप लोग जनरल भूल गए? देखो आगे आ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब पीछे वाला भूल जाओ। पीछे वालों को डेली डेली रिवाइज करो जितना हो सके। डेली नहीं, 3 दिन में करो, वीकली करो, लेकिन बार बार रिवीजन से कहना आप कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे। हर चैप्टर आपका कहीं ना कहीं लिंकेज है अकाउंट्स का। समझ रहे हो? तो एसेट को हम लोग क्या करते थे? डेबिट। लायबिलिटी को करते थे क्रेडिट। कैपिटल को करते थे क्रेडिट। दैट मीन्स भैया, हम लोग सबसे पहले क्या बना रहे हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी का चीज बना रहे हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी मतलब हम लोग का कोई भी लायबिलिटी का अगर चीज होगा, तो हम लोग को इसके अंदर पे मिलेगा। हम लोग सबसे पहले क्या बना रहे हैं? हम लोग बैलेंस शीट में लायबिलिटी का चीज बना रहे हैं। तो भैया मैं लायबिलिटी का चीज को कहाँ ढूंढूं? क्रेडिट वाले बॉक्स में ढूंढूं कि डेबिट वाले बॉक्स में ढूंढूं? मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं नहीं ढूंढना। लायबिलिटी मेरा क्रेडिट होता है ना, तो क्रेडिट वाला कॉलम में ही आपको सारा लायबिलिटी वाला चीज। इस बात से मेरा कंफर्ट हुआ। फिर से बता रहा हूँ, मॉडर्न अप्रोच हमें क्या बताया कि आप एसेट को डेबिट कीजिए, लाइबिलिटी को क्रेडिट कीजिए। इतना बात से कंफर्ट हो। हम लोग अपना बैलेंस शीट फ्रेम कर रहे हैं। बैलेंस शीट में हमारा सबसे पहले फॉर्मेट शुरू होता है लाइबिलिटी से। तो मेरा लाइबिलिटी का कोई भी चीज मुझे कहाँ मिलेगा? मुझे मान लो लाइबिलिटी का कोई भी चीज कहाँ मिलेगा? तो मैं बोल रहा हूँ लाइबिलिटी का कोई भी चीज मुझे क्रेडिट वाले बॉक्स में मिलेगा। डेबिट वाले बॉक्स में तो एसेट वाला चीज रहता है। तो ये चीज आप लोग को क्लियर हो? क्लियर है? ठीक है, इतना से क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर फंड। हमारा फॉर्मेट के अनुसार चले तो हमारा शेयर होल्डर फंड के अंदर सबसे पहले हमारा क्या आता था? चलिए मैं आप लोगों को फॉर्मेट भी याद दिलाते रहूँ। शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारा सबसे पहले आता था शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारा सबसे पहले आता था शेयर कैपिटल। और हम लोग कर रहे हैं लाइबिलिटी का चीज। मुझे इस बॉक्स के अंदर ढूंढना है, क्या मेरा शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया है? दिया है। क्या मेरा शेयर कैपिटल क्वेश्चन के अंदर दिया है? मैंने कहा दिया है। दिया है ना। मेरा शेयर कैपिटल क्वेश्चन के अंदर दिया है। ठीक है, शेयर कैपिटल दिया है। देखो जो जो चीज दिया हुआ रहेगा हम लोग को उसी चीज को बैलेंस शीट में लिखना है। अननेसेसरी अपने को करना नहीं है, क्योंकि हमारा फॉर्मेट बहुत बड़ा था। एग्जाम में अपने को सब चीज नहीं लिखना। आप एक एक चीज रिकॉल करोगे और एक एक चीज सोचते जाओगे कि कौन सा चीज हमें दिया है, कौन सा नहीं दिया है। ठीक है, हमें अननेसेसरी सब चीजों को नहीं भरना। जैसे हम लोग तो इतना बड़ा फॉर्मेट सीख लिए थे, लेकिन हम लोग जब एग्जाम में करेंगे तो इतना बड़ा फॉर्मेट हमको एग्जाम में नहीं बना के आना। क्योंकि आपको इतना बड़ा फॉर्मेट में आपको सब डिटेल क्वेश्चन देगा ही नहीं ना। इंस्टीट्यूट जानता है सब चीज दे दूंगा ये तो 50 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। इंस्टीट्यूट आपको सब सब डिटेल आपको क्वेश्चन में नहीं देगा। इंस्टीट्यूट आपको कुछ कुछ डिटेल देगा, तो आप भी कुछ कुछ डिटेल का ही बैलेंस शीट बनाओगे। आप भी सब फॉर्मेट का क्यों बनाओगे? तो हमारा सबसे पहले शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल आता है।
तो शेयर कैपिटल का चीज मेरा दे के रखा है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं शेयर कैपिटल। नोट नंबर क्या होगा 1। ठीक है। हम लोग अपना नेक्स्ट पेज में नोट नंबर बना लेंगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या बना लेंगे, एक तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे ना। नोट्स टू अकाउंट्स, आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, और नोट्स टू अकाउंट्स में आप नोट नंबर 1 क्या चीज का दे रहे हो, आप नोट नंबर 1 दे रहे हो शेयर कैपिटल। ठीक है। आप नोट नंबर 1 में क्या दे रहे हो, शेयर कैपिटल का चीज दे रहे हो। ठीक है। हम लोग को बस क्वेश्चन ध्यान रखते हुए चलना है मेरा। आप पहले फॉर्मेट मन में एज्यूम कीजिए, मेरा सबसे पहला फॉर्मेट इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर मेरा सबसे पहला चीज क्या आता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का चीज क्या हमारे क्वेश्चन पे दिया है, और क्योंकि हम लोग लाइबिलिटी कर रहे हैं तो लाइबिलिटीज का सारा चीज मुझे क्रेडिट वाले बॉक्स में ढूंढना है। तो यह शेयर कैपिटल का चीज तो दिया है, ये देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड 10 ईच। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हमारे कंपनी में 70 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, बोल रहा है ना। तो हम लोग अपना नोट्स में जाके, हम लोग का कोई भी चीज अपने को काम करना है सब हम लोग नोट्स में जाके करेंगे। कुछ भी अगर आप काम कर रहे हो, आपका सारा काम कहाँ करना है, नोट्स पे जाके करना है। जो फाइनल अमाउंट आएगा खाली यहाँ लिखना है। तो हम लोग नोट में शेयर कैपिटल से रिलेटेड अपना क्या क्या बात जाता था, भूल गए। यह सबसे पहले जाता था ऑथोराइज, हमें ऑथोराइज का डिटेल देना होता है, इशूड का डेट देना होता है, ऑथोराइज कितना है, इशू कितना है, पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, और पेड अप, हमें सबका डिटेल देना होता है ना। हमें सबका देना होता है। जब हम लोग बात करते हैं शेयर कैपिटल में, मेरा कितना ऑथोराइज है, कितना इशू है, कितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, हाँ, कितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया और कितना पेड अप है। क्वेश्चन मेरे को स्पेसिफिकली कुछ बोला नहीं कि कितना ऑथोराइज है कितना पेड अप है। चलो एक बार मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लेता हूँ कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ बोला है क्या कि आपका ऑथोराइज इतना है, पेड अप इतना है। अगर बोलेगा तो मैं अलग अलग लिखूंगा। कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन, तो हम लोग इतना मान लेंगे कि मेरा ऑथोराइज भी इतना है, इशू भी इतना है, पेड अप भी इतना है। बात समझ। ऐसा हो सकता है मेरा ऑथोराइज शेयर कैपिटल ज़्यादा हो, पेड अप कम हो, तो हम लोग अलग अलग यहाँ लिखेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन ने कुछ बोला है। क्वेश्चन तो मुझे खाली इतना बोल दिया कि आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 70 लाख का है। क्वेश्चन ने खाली इतना बोल दिया कि आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 70 लाख का है, इतना बोल दिया। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हो सकता है क्वेश्चन कुछ बोला हो। देखो क्वेश्चन तो हमें पहला बात इक्विटी शेयर कैपिटल का कुछ डिटेल दे रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या बोल रहा है, 4,20,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर वेयर अलॉटेड एज कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। इसको देखेंगे क्या है। फिर भैया और ऐसा कुछ बोला कि ऑथोराइज कितना है, भैया ऑथोराइज ऑथोराइज 5 6 7, नहीं भैया ऑथोराइज को लेके तो क्वेश्चन ने कुछ डिटेल नहीं दिया। नहीं दिया तो दैट मीन्स हम लोग क्या मानेंगे, 70 लाख का मेरा ऑथोराइज है, इशू है, पेड अप है, सब्सक्राइब सभी मेरा 70 लाख है। ठीक है। हम लोग यही मान लेंगे। तो मेरा कितना शेयर है, हाँ, हम लोग ये लिख देंगे इक्विटी शेयर एट रेट ना करके, एट रेट ₹10 ईच, 10 रुपया करके मेरा शेयर है। कितना रुपया का भैया, 70 लाख। क्या आप यहाँ एकदम ऊपर में आप लिख देना अमाउंट इन रुपीज, आप एकदम ऊपर में लिख देना अमाउंट इन रुपीज, साइड में कहीं पर लिख दोगे ना अमाउंट इन रुपीज, आपको कहीं पर भी फिर रुपीज का सिंबल लगाने का जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा बात याद रखना, आप ऊपर में एकदम मेंशन कर दो कि अमाउंट इन रुपीज, तो आपको कहीं पर भी और अमाउंट लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपना ये लिख सकते हो। आपको रुपीज का सिंबल देने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने हमें बोला कि इक्विटी शेयर है 70 लाख का, मैंने 70 लाख लिख दिया। एक बार चेक करते हैं, भैया इधर और कोई इक्विटी शेयर का डिटेल नहीं है, तो रिजर्व है, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, भैया इक्विटी शेयर का तो और तो डिटेल नहीं दिया है। एक बार नीचे देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, ऐसे मेरा मिलेगा नहीं तब भी एक बार देख लेते हैं। भैया देखिए सबसे पहले दिया है कॉल्सिन एरियर। देखो कॉल्सिन एरियर का सबसे पहले मैं आपको मतलब बता दूं। कॉल्सिन एरियर, कॉल्सिन एरियर मतलब क्या होता है कि कॉल्सिन एरियर जब आप लोग अपना ऐसे हमारा जब इक्विटी शेयर वाला चैप्टर है उसमें करोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। कॉल्सिन एरियर एक्चुअली होता क्या है कि जब मैं कंपनी अपना शेयर इशू करूँ, मैं कंपनी हूँ, मैं अपना शेयर इशू कर रहा हूँ, है ना, इशू कर रहा हूँ, तो मैं ना 4 फेज में कंपनी अपने एप्लीकेंट से रुपया लेता हूँ। कुछ मैं एप्लीकेशन के टाइम रुपया ले लेता हूँ, हम्म, कुछ मैं अलॉटमेंट के टाइम ले लेता हूँ, कुछ मैं फर्स्ट कॉल के टाइम रुपया ले लेता हूँ, और कुछ मैं फाइनल कॉल के टाइम रुपया ले लेता हूँ। मतलब मैं क्या बोला, मैं एक कंपनी हूँ,
अब मैं कंपनी हूँ तो मैं पब्लिक को अपना शेयर इशू करूंगा। हाँ, मान लो मेरा शेयर का दाम है 100 रुपया, मेरा शेयर का दाम है 100 रुपया ईच, एक शेयर का दाम है 100 रुपया। अब मैं क्या बोलता हूँ ना, पब्लिक लोग, आपको एक बार में 100 रुपया नहीं देना मुझे, आप एप्लीकेशन के टाइम मुझे 30 रुपया दे दीजिए, अलॉटमेंट के टाइम 30 रुपया दे दीजिए, फर्स्ट कॉल के टाइम 30 रुपया दे दीजिए, फाइनल कॉल के टाइम 10 रुपया दे दीजिए। क्या मैंने पब्लिक से 100 रुपया ले लिया? मैंने बोला था। समझ आ रहा है? ये हम लोग सीखेंगे अपना इक्विटी शेयर वाले चैप्टर में, बस आप अभी इतना याद रखो कि मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, एक शेयर का दाम है 100 रुपया। मैं अपने एप्लीकेंट को क्या बोलता हूँ कि आप एक बार में मुझे 100 रुपया मत दो, आप मुझे एप्लीकेशन के टाइम 30 रुपया दे दीजिए, अलॉटमेंट के टाइम दे दीजिए, फर्स्ट कॉल के टाइम, फाइनल कॉल के टाइम, ऐसे करके आप 100 रुपया दे दीजिए। अब मेरे कुछ एप्लीकेंट ये है ना, उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट वाला रुपया भी दे दिया, फर्स्ट कॉल वाला नहीं दिया, फाइनल कॉल वाला नहीं दिया। कभी भी मेरे शेयर होल्डर लोग रुपया फेल कर देते हैं, कंपनी को रुपया नहीं देते, है ना। मतलब उन्होंने एप्लीकेशन में 30 रुपया ठीक आके दे दिया, अलॉटमेंट में 30 रुपया ठीक आके दे दिया, बस उन्होंने फर्स्ट कॉल में आके रुपया नहीं दिया, फाइनल कॉल में आके रुपया नहीं दिया। तो वो लोग क्या कर दिया, वो लोग रुपया ही देने से फेल हो गए। यही फेल वर्ड को हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ड कॉल्सिन एरियर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्सिन एरियर। दैट मीन्स आप लोगों को कॉल्सिन एरियर मतलब समझ आया कि जब मेरे शेयर होल्डर लोग फेल कर जाते हैं रुपया देने से, मेरे शेयर होल्डर लोग फेल कर जाते हैं रुपया देने से। आजकल की कंपनी जो आईपीओ ला रही है वो तो सारा रुपया एक ही बार में ले लेती है। पहले बहुत चलता था कि कंपनी एक बार में रुपया नहीं लेगा, कंपनी 4 फेज में रुपया देगा। ठीक है ना। तो कॉल सिनेरियर मतलब समझ आया कि मैं शेयर होल्डर से रुपया पाता था, लेकिन मेरे शेयर होल्डर ने रुपया नहीं दिया। कितना रुपया नहीं दिया भैया? 7,000 रुपया नहीं दिया। जब भी आप कॉल सिनेरियर देखो, आप लोग को ये बात अब याद रखना है। कॉल सिनेरियर मतलब कि मेरे शेयर होल्डर ने रुपया नहीं दिया। कॉल सिनेरियर मतलब मेरे शेयर होल्डर ने कुछ रुपया नहीं दिया। तो आप एक बात बताओ, अभी ऊपर में आपने बोला कि मेरा 70 लाख का शेयर है, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, नहीं 70 लाख कैसे है, 70 लाख में से तो आपको 7,000 का तो पब्लिक ने रुपया ही नहीं दिया। इतना बात आप लोग को समझ आ रहा है? आप बोल रहे हो 70 लाख, 70 लाख, आप बार बार चिल्ला रहे हो कि मेरे पास तो 70 लाख का शेयर है। 70 लाख कैसे है? 7,000 का तो आपको पब्लिक ने रुपया ही नहीं दिया, 7,000 का तो फेल हो गए। तो जो भी मेरा कॉल सीन एरिया रहता है उसको हम लोग यहाँ पर लेस कर देते हैं। जो भी मेरा कॉल सीन एरिया रहता है उसको हम लोग लेस कर देते हैं। आप 70 लाख मत बोलो, 70 लाख में से तो पब्लिक ने तो आपका 7,000 का रुपया ही नहीं दिया। बात समझ रहे हो? पहले आप लोग को कॉल सीन एरिया वर्ड समझ आया कि मैं 4 फेज में रुपया लेता हूँ, तो शेयर होल्डर ने 2 फेज दिया, 2 फेज का रुपया नहीं दिया। तो मेरे कंपनी में 70 लाख का शेयर आया कहाँ? 70 लाख तो आया ही नहीं। 7,000 का तो मुझे शेयर पब्लिक ने रुपया ही नहीं दिया, तो उसको लेस कर देंगे। या लेस करने के बाद मेरा कितना होता है? हाँ, 69,93,000 माइनस करके आप एक बार देख लेना। 69,93,000 होता है ना। अब भैया देखो, हम लोग का बैलेंस शीट जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स बनाने का अ, हमारा सिर्फ मोटिवेशन, मतलब नोट्स टू अकाउंट बनाने का हमारा सिर्फ मकसद ये नहीं रहता कि हम लोग खाली फाइनल अमाउंट तक पहुंचे। नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग इसीलिए बनाते हैं ताकि हम लोग एक एक बात प्रॉपरली डिस्क्लोज कर सके। नोट्स टू अकाउंट्स बनाने का हमारा सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि हम लोग खाली फाइनल अमाउंट तक पहुंचे, बल्कि हमारा मोटिवेशन या मकसद ये रहता है कि हम लोग एक एक बात का प्रॉपरली डिस्क्लोजर दे दें। चलिए हम लोग देखते हैं क्या हम लोगों ने सब डिस्क्लोजर दे दिया, क्या हम लोगों ने सब डिस्क्लोजर दे दिया। देखते हैं। हमें बोला कि आप कंपनी कंप्लीट डिटेल दे दो, मैंने दे दिया। प्रेफरेंस शेयर हमारे क्वेश्चन में था नहीं, ऑथोराइज, इशू, सब्सक्राइब सब दे दिया। अच्छा, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मैंने लिखा ना? फेस वैल्यू मैंने नहीं लिखा। देखो कैसे बोल रहे हो, ये देखो एड्रेस 10 इंच, फेस वैल्यू मैंने लिख दिया। फिर याद है आप लोग को, आपका शेयर कैपिटल में एक दो बातें और जाती थी। आपको उन शेयर होल्डर का डिटेल देना है जो आपके कंपनी में 5% से ज्यादा शेयर होल्डर के रखे हैं। जो आप लोग शेयर कैपिटल कर रहे हो तो आप लोग को उन शेयर होल्डर का डिटेल देना है जो आपके कंपनी में 5% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं। आपको उनका डिटेल देना है जो आपकी कंपनी में 5% से ज्यादा शेयर होल्डर के रखे हैं। क्या हम लोगों ने उनका डिटेल दिया? नहीं दिया। क्या क्वेश्चन ने हमें बोला कहीं पर कि मिस्टर राम श्याम 5% से ज्यादा होल्ड करके रखे हैं? नहीं भैया, क्वेश्चन ने भी हमें नहीं बताया। क्वेश्चन ने हमें बताया क्या कहीं पर? बताया होगा, देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो मुझे नहीं दिखा, नहीं बताया तो हम लोग नहीं देंगे। क्वेश्चन ने तो हमें कहीं पर नहीं बताया कि कौन कौन से शेयर होल्डर है जो 5% से ज्यादा शेयर होल्डर के रखे हैं। नहीं बताया तो हम लोग भी नहीं देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप लोग भूल गए, कभी भी हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं अदर देन कैश में, लोगों ने शेयर इशू किया अदर देन कैश में, या बाई बैक किया, या बोनस शेयर इशू किया, तो हमें 5 साल तक डिस्क्लोज देना होता है। क्या हमारे कंपनी में कुछ भी ऐसा एक इवेंट किया?
आई थिंक किया है। देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 1 नंबर क्या बोल रहा है, 4,20,000 आपने अलॉट किया। आपने 4,20,000 शेयर जो है आपने अलॉट किया, मतलब आपने एक तरीके से इशू कर दिया। जो 4,20,000 इक्विटी शेयर है आपने इशू किया, बट बदले में आपने कैश नहीं लिया। बदले में आपने कैश नहीं लिया, कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। आपने बदले में लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया। मतलब आपने लैंड एंड बिल्डिंग के बदले आपने अपना 4,20,000 शेयर दे दिया। हमारा नियम क्या कहता है कि आप शेयर इशू करके आप कैश लीजिए, लेकिन अगर आप कभी भी शेयर इशू कर रहे हो और कंसिडरेशन अदर देन कैश, देन आपको 5 साल तक डिस्क्लोजर देना होता है। क्या हमने ये बात लिखा था? हमने क्या ये बात लिखा था? अगर आप शेयर इशू कर रहे हो, देखो, द फॉलोइंग नीड टू बी डिस्क्लोज फॉर 5 ईयर। बोनस शेयर इशू कर रहे हो, बाई बैक कर रहे हो, या आप शेयर इशू कर रहे हो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो अगर आप ये सब काम कर रहे हो तो आपको 5 साल तक डिस्क्लोजर देना होगा। तो भैया मेरे कंपनी में से 4,20,000 ऐसा शेयर है जिसको मैंने इशू किया अदर देन कैश में, तो मुझे डिस्क्लोजर देना होगा। तो मैं क्या करूंगा, बस खाली ब्रैकेट में लिख दूंगा, आउट ऑफ इक्विटी शेयर्स। मुझे बस डिस्क्लोजर देना है, इसका कोई लेना देना नहीं है। बस मेरे यूजर्स लोग को प्रॉपरली इंफॉर्मेशन के लिए, आउट ऑफ इक्विटी शेयर 4,20,000 शेयर्स वेयर इशू फॉर कंसिडरेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। समझा? आप लोग को बस डिस्क्लोजर दे देना है, जितना बढ़िया हो सके आप लोग एकदम नोट्स टू अकाउंट से पूरा डिस्क्लोजर दे दीजिए। अब मेरे यूजर्स लोग जब पढ़ेंगे तो मेरे यूजर्स लोग को देखो प्रॉपरली पता चल जाएगा, हाँ कंपनी में इतने सारे इक्विटी शेयर है, इतने में से 4 लाख इक्विटी शेयर को लैंड एंड बिल्डिंग के बदले इशू किया गया है ना? पूरा पता चल जाएगा ना? तो देखो आई थिंक अब आप लोग को पहला नंबर एकदम क्लियर है। ठीक है, तो मेरा फाइनल अमाउंट क्या निकला भैया, 69,93,000। 69,93,000। अब मैं यहाँ जाकर लिख दूंगा 69,93,000 इक्विटी शेयर कैपिटल। एकदम क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं। बस तो ठीक है, जो जो हो गया एकदम टिक मारते रहना। ठीक है, हमारे यहाँ से इक्विटी हो गया, कॉल सिनेरियर हो गया, और हमारा ये भी हो गया। ठीक है, एकदम टिक मारते जाएंगे। ठीक है, अभी हमारा शेयर कैपिटल हो गया भैया। शेयर कैपिटल की क्या बात है, अब बात क्या आता है भैया, रिजर्व एंड सरप्लस। हमारे क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह का डिटेल दिया है। ठीक है, तो दूसरा नंबर हमारा क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर क्या हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। 2 नंबर में हम लोग क्या मेंटेन करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। समझ आ रही है? तो लेकिन भैया मेरा आपसे क्या कहना है कि रिजर्व एंड सरप्लस को अभी हम लोग खाली लिख के छोड़ देते हैं। एक मेरा आपसे बस ये रिकमेंडेशन रहेगा, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग लाइन छोड़ के रखिएगा। रिजर्व एंड सरप्लस आप हमेशा लास्ट में करने का कोशिश, जो भी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस आप एकदम लास्ट में करने का कोशिश कीजिए। तो एक बार इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद बता दीजिए भैया, उसके बाद हमारा क्या आता है? फिर भैया आता है हमारा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी दिया है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट? बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग लाइबिलिटी का चीज कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी का सारा चीज मेरा क्रेडिट बैलेंस के अंदर नजर आएगा। ठीक है, एक बार डेबिट भी हम लोग ओवरव्यू कर लेंगे, लेकिन मेन हम लोग को क्रेडिट के साइड नजर आएगा। भैया मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इसका मतलब था ना कि कंपनी शेयर वारंट इशू करती है, उसके बदले में रुपया लेती है, क्या कहीं पर भी ऐसा दिया है? ये तो हो गया लोन। नहीं भैया, यहाँ तो नहीं दिया मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये नहीं दिया भैया, नहीं दिया। चलो हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। नहीं दिया। हालांकि बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको दिखेगा नहीं, मैक्सिमम क्या 99% क्वेश्चन में आपको मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट और सैंपा आपको दिखेगा नहीं, हमारे क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ है। तो भैया सैंपा भी नहीं दिया, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट भी नहीं दिया। नहीं दिया तो भैया हमें लिखना नहीं है। नहीं दिया तो हम लोग को क्यों लिखना है? ठीक है ना? तो भैया अब हम लोग किस में आ जाते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी। हम लोग किस में आ जाते हैं, क्योंकि भैया देखिए, आप लोग बार बार फॉर्मेट भूल रहे हो मेरे को लग रहा है। हम लोगों ने शेयर कैपिटल का काम कर लिया, रिजर्व एंड सरप्लस को एक बार खाली छोड़ के रखा है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट मेरे क्वेश्चन में नहीं है, सैंपा भी नहीं देके रखा है। तो भैया जो नहीं दिया हम लोग नहीं लिखेंगे ना, जबरदस्ती का हम लोग क्यों अपना पेज को बढ़ाएंगे? अब भैया नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी का चीज देख लेते हैं, दिया कि नहीं दिया होगा तो लिखेंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं लिखेंगे। सबसे पहला क्या आता है भैया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग,
कंपनी ऐसा कोई लोन लेके रखा है जो लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा है। बार बार बोल रहा हूँ लाइबिलिटी का चीज है तो मुझे क्रेडिट साइड नजर आएगा। क्रेडिट साइड चेक कीजिए, क्या कंपनी ने कोई लॉन्ग टर्म के लिए कुछ लोन लेके रखा है? हाँ भैया देखिए ना, लॉन्ग टर्म लोन लेके रखा है, लॉन्ग टर्म। अच्छा, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोर्डिंग लेके रखा है ना? कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोर्डिंग लेके रखा है, तो हमारा हेडिंग क्या था? नॉन करेंट लाइबिलिटी, मुझे लिखना होगा। नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहला क्या था? लॉन्ग टर्म बोर्डिंग। लॉन्ग टर्म बोर्डिंग, तो भैया लॉन्ग टर्म बोर्डिंग का जो भी नोट्स होगा, नोट्स मेरा कौन सा हो जाएगा भैया? नोट नंबर 3 हो जाएगा। मेरा लॉन्ग टर्म बोर्डिंग का नोट क्या हो जाएगा? नोट नंबर 3 होगा। भैया रिजर्व एंड सरप्लस को एक बार खाली छोड़ते हैं, क्योंकि लास्ट में करना बेटर रहता है रिजर्व एंड सरप्लस। मेरा लॉन्ग टर्म बोर्डिंग क्या हो जाएगा? नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 क्या है मेरा? लॉन्ग टर्म बोर्डिंग। लॉन्ग टर्म बोर्डिंग मतलब आप लोग समझ रहे हो? लॉन्ग टर्म बोर्डिंग मतलब ऐसा बोर्डिंग जो आपका लॉन्ग टर्म के लिए है, 1 साल के लिए नहीं है। आपने 1 साल से ज्यादा के लिए लोन लिया। तो भैया हम लोग जब अपना फॉर्मेट में थे, हम लोग लॉन्ग टर्म बोर्डिंग से रिलेटेड क्या क्या डिस्क्लोजर देते थे, एक बार देख लेते हैं। तो भैया लॉन्ग टर्म बोर्डिंग के लिए हम लोग क्या क्या देते थे कि आपने बैंक से कितना लोन लिया, अदर से कितना लोन लिया। ठीक है, आपने बैंक से कितना लिया, अदर से कितना लिया, आपको इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट शेड्यूल, सब चीज आपको बता देना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोर्डिंग। आते हैं हमारे क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन सबसे पहले क्या बोल रहा है? हमारा क्वेश्चन सबसे पहले क्या बोल रहा है कि आपने लोन लिया स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 10,50,000 का। आपने लोन लिया स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 10,50,000 का। अब ये बोल रहा है सिक्योर्ड। देखो सबसे पहले तो ये आपको क्वेश्चन एक डिस्क्लोजर देने बोल रहा है कि ये जो लोन है ये सिक्योर है। क्वेश्चन सबसे पहले हमें क्या बोलना चाह रहा है कि भाई आप जो ये लोन ले रहे हो स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, ये सिक्योर लोन है। सिक्योर लोन मतलब आपने लोन लिया, आपने बदले में कुछ अपना एसेट गिरवी रखाया। आपने लोन लिया, आपने बदले में कुछ प्लांट एंड मशीनरी का हाइपोथिकेशन कराया। क्या हाइपोथिकेशन होता है, क्या होता है, आपको सब आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ने को मिलेगा, आपकी जीआईजीएल में ही आई थिंक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आपको सब पढ़ने को मिलेगा। बस आप एक बार वर्ड याद रखो कि एक्चुअली क्या होता है, हम लोग बैंक से जब लोन लेने जाएंगे, मान लो हम लोग स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन लेने गए, क्या वो हमें इतना बड़ा अमाउंट का लोन दे देगा? नहीं देगा। वो बोलेगा बदले में कुछ अपना एसेट गिरवी रखाओ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना प्लांट एंड मशीनरी को गिरवी रखा दिया। तो इसको हम लोग सिक्योर लोन बोलते हैं। ठीक है, अब ये लोन में क्या बोल रहा है? रीपेबल विद इन 1 ईयर 2 लाख। अच्छा, बोला ये जो 10,50,000 का लोन है ना, 10,50,000 में से तो मुझे विद इन 1 ईयर 2 लाख रुपया देना है। मुझे विद इन 1 ईयर 2 लाख रुपया देना है। तो जो विद इन 1 ईयर आपको 2 लाख देना है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं हुआ। आप बैलेंस शीट बना रहे हो, आपको पता है कि करंट में मुझे अभी 2 लाख रुपया देना है। मैंने बोला था ना, 12 महीने के भीतर का कुछ भी कर्जा हो तो लॉन्ग टर्म का कर्जा नहीं होता, शॉर्ट टर्म का कर्जा होता है। आपका कोई भी कर्जा 12 महीने के भीतर का हो तो लॉन्ग टर्म का कर्जा नहीं है, शॉर्ट टर्म का कर्जा है। तो आप 10,50,000 का भले ही आपके माथे में कर्जा है, लेकिन विद इन 1 ईयर तो 2 लाख रुपया देना है। तो आपका लॉन्ग टर्म का कर्जा कितना हो गया पता है? 8,50,000 का। और शॉर्ट टर्म का कर्जा हो गया, शॉर्ट टर्म का कर्जा हो गया 2 लाख का। ठीक है, नहीं समझ आ रहा? ठीक है रुको, सबसे पहले हम लोग करते हैं एक एक चीज। देखो लॉन्ग टर्म बोर्डिंग, सबसे पहले मुझे तो ये पता है कि सिक्योर, मुझे तो ये पता है आपका सिक्योर है। सिक्योर है कि नहीं? सिक्योर कैसे बोला? क्योंकि क्वेश्चन ने वर्ड यूज किया सिक्योर। सिक्योर है। किससे आपने लोन लिया? लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। लिख देंगे लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आपने स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन लिया। लेकिन भैया जो 10,50,000 का लोन है ना, उसमें से तो विद इन 1 ईयर मुझे 2 लाख रुपया रिपे करना है। 10,50,000 का तो लोन है, लेकिन विद इन 1 ईयर आपको 2 लाख रुपया देना है। तो आपका बोले अभी अभी आपके माथे में लॉन्ग टर्म का कर्जा है 8,50,000 रुपया। अभी आपके माथे में लॉन्ग टर्म का कर्जा है 8,50,000 और शॉर्ट टर्म का कर्जा है 2 लाख। ये 2 लाख जब हम लोग शॉर्ट टर्म वाले में आएंगे तब लिखेंगे। समझ रहे? आप कर रहे हो लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्वेश्चन ही ने आपको बोला कि आपने 10,50,000 का लोन लिया, लेकिन ये तो पहला बात सिक्योर है, ये तो मुझे पता है। लेकिन बोला रीपेबल विद इन 1 ईयर, ये वर्ड में ध्यान दो, रीपेबल विद इन 1 ईयर।
विद इन 1 ईयर आपको 2 लाख रुपया देना है, तो आप ये क्यों बोल रहे हो मेरा लॉन्ग टर्म का कर्जा है 10,50,000? आपका लॉन्ग टर्म का कर्जा नहीं है, आपका लॉन्ग टर्म का कर्जा 8,50,000 है। 2 लाख तो आपको अभी रिपे करना है। ठीक है, यहाँ आप डिस्क्लोजर दे दोगे। यहाँ क्या डिस्क्लोजर दे दोगे? सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जैसा डिस्क्लोजर आप दे दोगे। ठीक है ना? आपको लिखना होगा कि ये सिक्योर्ड क्यों है। ठीक है, एक तो हो गया 8,50,000, और देखते हैं तो हमारा इसका काम हो गया। अच्छा, बोल रहा है लोन, और एक लोन है लेकिन वो अनसिक्योर्ड है लॉन्ग टर्म का 8,47,000। तो भैया ये अनसिक्योर्ड लोन है, ये अनसिक्योर्ड लोन है। ठीक है, ये अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन कितना का है भैया? 8,47,000 का। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन है 8,47,000 का। ठीक है, अच्छा ये भी ठीक है। और तो सन्डे क्रेडिटर तो मेरा ट्रेड टेबल हो गया, और भैया कुछ दिया नहीं है नीचे, तो भैया सब एसेट का चीज़ है। एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। ये तो भैया बिल्डिंग है, प्लांट, ये ट्रेड रिसीवेबल है, अमाउंट ऑफ बैंक। अच्छा ये कुछ बोल रहा है अनसिक्योर्ड लोन इंक्लूड। अच्छा भैया मेरा अनसिक्योर्ड लोन कितना का है? 8,47,000। ये बोल रहा है 8,47,000 में 2 लाख रुपया आपका बैंक का है, 1 लाख फ्रॉम रिलेटेड पार्टी है, बचा कुछ ही दूसरे का है। क्या आपको बोल रहा है अनसिक्योर्ड लोन इंक्लूड? मतलब वो जो आप 8,47,000 लिख रहे हो ना, ये जो आप अनसिक्योर्ड लोन का 8,47,000 लिख रहे हो, उसी में इंक्लूड है। वो 8,47,000 के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, क्वेश्चन हमें समझाना चाह रहा है कि वो 8,47 के अंदर बैंक का लोन है 2 लाख, रिलेटेड पार्टी का है 1 लाख, अदर्स का है ऐसा। तो हम लोग को इस तरह लिखना होगा प्रेजेंटेशन। अनसिक्योर्ड लिखे ना, अनसिक्योर्ड के अंदर लिखना होगा फ्रॉम बैंक 2 लाख रुपया, फ्रॉम बैंक। कितने का है बैंक से? या 2 लाख। अच्छा, फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी से कितने का आपका? या रिलेटेड पार्टी से तो 1 लाख रुपया है ना? अच्छा, बचा कुछ ही किसका होगा? फ्रॉम अदर्स। बचा कुछ ही किसका होगा? फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम अदर्स, है ना? एक बात बताओ, आपका टोटल अनसिक्योर लोन कितना था भैया? टोटल अनसिक्योर लोन, एक बार अनसिक्योर लोन पे जाइए। टोटल अनसिक्योर लोन है मेरा 8,47,000। 8,47,000 में से 2 लाख तो बैंक का है, तो भैया 1 लाख तो रिलेटेड पार्टी का है। तो अदर्स का कितना हुआ? मैं अदर्स का ये बोल सकता हूँ 5,47,000, बोल सकता हूँ कि नहीं? तो देखिए भैया, ये जो हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग था, क्वेश्चन ने जो जो डिटेल दिया था मैंने पूरा लिख दिया। सिक्योर तो क्या चीज़ से सिक्योर है ये भी दे दिया, अनसिक्योर लोन का मैंने ब्रेकअप भी दे दिया किस किस से लिया हुआ है। हो गया, अब चलिए टोटल मार देते हैं। टोटल 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 लॉन्ग टर्म बोरिंग बता दीजिए। अब मेरे यूजर्स जब भी देखेंगे उनको प्रॉपर पता चल जाएगा, हाँ सिक्योर कितना है, अनसिक्योर कितना है। तो भैया टोटल देखिए, एक 8,50,000, 2 लाख, 1 लाख, 5,47,000। भैया टोटल होता है 16,97,000, 16,97,000, 16,97,000। जो भी भैया मेरा 16,97,000 आया, मैं यहाँ पर लिख दूंगा फाइनल अमाउंट। हो गया क्लियर? अब भैया लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद हमारा फॉर्मेट हमें क्या बताता है? डेफर टैक्स एसेट, मतलब डेफर टैक्स लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद हमारा फॉर्मेट में अगर हम लोग चले, तो हमारा फॉर्मेट हमें क्या चीज़ करने को बोलता है? हमारा फॉर्मेट हमें बोलता है डेफर टैक्स लाइबिलिटी। क्या भैया हमारे क्वेश्चन में डेफर टैक्स लाइबिलिटी है? डेफर टैक्स लाइबिलिटी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी है? डेफर टैक्स लाइबिलिटी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी ना भैया, कहीं पर भी बात नहीं किया। फिर भैया बोलता है हमारा और कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कोई दूसरा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है? नहीं भैया, लॉन्ग टर्म तो मेरा जितना था मैंने तो देख लिया, और तो कोई लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बोला नहीं क्वेश्चन ने, नहीं बोला। अच्छा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मेरा कोई भी अगर प्रोविजन बना है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, भैया एक तो प्रोविजन है, लेकिन मेरा जो टैक्स का प्रोविजन बनता है ना, ये दिया हुआ प्रोविजन फॉर टैक्सेस, मेरा टैक्स का प्रोविजन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनता, शॉर्ट टर्म के लिए बनता है। टैक्स का जो भी प्रोविजन है मेरा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनता, शॉर्ट टर्म के लिए बनता है। तो भैया मेरे मुझे ना क्वेश्चन में डेफर टैक्स का डिटेल दिया है ना, इसका दिया ना इसका दिया, कोई बात नहीं। करेंट लाइबिलिटी में क्या, करेंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग दिया है, शॉर्ट टर्म बोरिंग दिया है। हाँ भैया, अभी दिया था ना शॉर्ट टर्म बोरिंग,
अभी दिया था ना, शॉर्ट टर्म बोर्डिंग का एक डिटेल है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो हम लोग तीसरा नंबर हेडिंग क्या दे देंगे, शॉर्ट टर्म बोर्डिंग। बोला ना आप लोगों को क्वेश्चन हर चीज का डिटेल नहीं देगा, बस आप लोग फॉर्मेट आप लोग याद रखिए तभी। सॉरी, करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोर्डिंग नहीं, हम लोग का फॉर्मेट का नाम क्या होता है, करेंट लाइबिलिटी। मेन हम लोग का नाम क्या रहता है, करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी के अंदर होता है शॉर्ट टर्म बोर्डिंग, करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी के अंदर सबसे पहले मैं क्या दूंगा, शॉर्ट टर्म बोर्डिंग। शॉर्ट टर्म हर चीज का आपको नोट्स बनाना है, हर चीज का। शॉर्ट टर्म बोर्डिंग्स का नोट क्या होगा, नोट नंबर 4 हो जाएगा मेरा, नोट नंबर 4, है ना। ये नोट नंबर 4 मेरा क्या है, शॉर्ट टर्म बोर्डिंग। ठीक है, देखिए नोट नंबर 3 हो गया, नोट नंबर 4 हो गया। अब ये शॉर्ट टर्म बोर्डिंग क्या है, तो भैया ये वाला पॉइंट आप लोग भूल गए ना। आपने लोन लिया था स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 10,50,000 का, लेकिन उसका विद इन 1 ईयर कितना है, 2 लाख। विद इन 1 ईयर मतलब करंट मैच्योरिटी होने वाला है ना, करंट मैच्योर होने वाला है ना, रिपेबल विद इन 1 ईयर। यही तो आपका शॉर्ट टर्म बोर्डिंग है, तो आपको ऐसे लिखना होगा, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आपने स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन लिया, आपको ब्रैकेट में लिख देना है रीपेबल विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर आपका कितना रीपेबल है, रीपेबल विद इन 1 ईयर। 1 ईयर के भीतर कितना का रिपेबल है भैया, 2 लाख का। ये 2 लाख को हम लोग ने ऊपर से माइनस कर दिया था, याद है कि भूल गए। ये जो 2 लाख है, 2 लाख को हम लोगों ने ऊपर से माइनस कर दिया था। लेकिन क्यों माइनस किया था, क्योंकि वो 1 ईयर का, विद इन 1 ईयर मतलब शॉर्ट टर्म में आएगा, शॉर्ट टर्म में मैंने डाल दिया। अच्छा भैया, लेकिन ये तो सिक्योर था ना, तो मुझे सब जगह हर चीज डिस्क्लोजर दे देना है। सिक्योर्ड बाई हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, भाई हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, देखो प्रॉपर हम लोगों ने डिस्क्लोजर भी दे दिया। और हमारा कोई शॉर्ट टर्म का बोर्डिंग है क्या, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में। नहीं भैया, ये तो काम हो गया, ये पूरा 2 लाख सब काम हो गया। ये हो गया, सनरी क्रेडिटर क्रेडिटर है भैया। कोई हमारा अदर इंफॉर्मेशन भी वैसा कुछ दिया नहीं है, तो मेरा शॉर्ट टर्म बोर्डिंग के अंदर में क्या नाम आ जाएगा, 2 लाख रुपए। हो गया, ठीक है। अब भैया फॉर्मेट में जाए तो शॉर्ट टर्म बोर्डिंग के बाद मेरा क्या आता है, ट्रेड पेबल। क्या ट्रेड पेबल मेरा क्वेश्चन में है, मुझे तो लग रहा है दिया था ऊपर में। ट्रेड पेबल, देखो सन्ड्री क्रेडिटर को ही तो अपने लोग ट्रेड पेबल बोलते हैं ना, अपने लोग सन्ड्री क्रेडिटर को ही तो ट्रेड पेबल बोलते हैं, है ना, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का नोट नंबर क्या होगा, 5। बार बोल रहा हूँ, लास्ट क्लास जो किए थे वो जस्ट एक फॉर्मेट था, सम्स अब हम लोग कर रहे हैं ट्रेड पेबल्स। तो भैया हमारा ट्रेड पेबल्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, हमें कुछ बोल के रखा है, हाँ बोल के रखा है, कंट्री क्रेडिटर फॉर गुड एंड एक्सपेंस। जो भी क्रेडिटर है, क्रेडिटर लोग को ही तो हम लोग ट्रेड पेबल बोलते हैं, ये बात याद रखना। और जो मेरा डेटर लोग होता है, डेटर को ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जैसे बोला वैसा लिख देते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंस। और क्वेश्चन ने क्या दिया, पेबल विद इन 6 मंथ, 14 लाख रुपए। आप भी लिख दो, पेबल विद इन 6 मंथ। क्वेश्चन ने जैसा बोला आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर दे देना है, पेबल विद इन 6 मंथ्स, 14 लाख रुपए। अच्छा, हमारा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है क्या, देखते हैं। भैया एडिशनल 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 कॉस्ट, ट्रेड रिसीवेबल, ये तो बैंक का बैलेंस बोल रहा है, नहीं भैया ये तो प्रीलिमिनरी। नहीं भैया, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो ये जो भी मेरा 14 लाख है, 14 लाख को हम लोग ऐड कर देंगे। अच्छा भैया, ट्रेड पेबल के बाद मेरा क्या फॉर्मेट में आता है, अदर करेंट लाइबिलिटी। और भी कोई आपका अदर में कुछ लाइबिलिटी है, अदर करेंट लाइबिलिटी, देखते हैं। नहीं भैया, ये प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, ये तो रिजर्व का पार्ट है जो कि हम लोग ने छोड़ के रखा है, ये तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। और कोई तो भैया आपका लाइबिलिटी तो और मुझे कुछ दिख नहीं रहा, और नहीं देखे रखा है लाइबिलिटी। तो भैया हमारा अदर करेंट लाइबिलिटी नहीं देखे रखा, लेकिन भैया हमारे क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म प्रोविजन देके रखा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन देके रखा है, तो सी नंबर दे देंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन।
जितना डिटेल दिया है हम लोग फॉर्मेट में बस उतना ही बनाएंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का आपका नोट नंबर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, कोई भी आपका ऐसा प्रोविजन है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए बना है तो हम लोग उसको में दिखाएंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। भैया क्या शॉर्ट टर्म प्रोविजन मेरा देके रखा है, देखो ना, एक तो देके रखा है ना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यही तो है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को ही तो अपने लोग शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोलते हैं, क्योंकि भैया आपका जो भी टैक्स का प्रोविजन बनता है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनता। आपका करंट में आप टैक्स दोगे कि अगले साल टैक्स दोगे, आप टैक्स कब दोगे, करंट में देना है ना अपने को। कितने का है भैया, 8,16,900। और भैया कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं बोला था, तो भैया ये जो 8,16,900 है मैं यहाँ पर टोटल कर दूँ। ठीक है, मेरा देखो सब अमाउंट डालना हो गया, जैसे ऐसा क्वेश्चन लाइबिलिटी साइड बोला था, ये मेरा रिजर्व का पार्ट है, ये भी मेरा रिजर्व का पार्ट है, मैंने बोला रिजर्व एंड सरप्लस को बाद में लिखी। ठीक है, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड मेरा जो जो चीज़ था हम लोग का सब डालना हो गया है, इसको यहाँ कर देंगे टोटल। अब हम लोग अपना कौन सा पार्ट शुरू करेंगे, एसेट्स का पार्ट शुरू करेंगे। अब हम लोग कौन सा शुरू करेंगे, एसेट्स का पार्ट। ठीक है, हम लोग कौन सा शुरू करेंगे, अब एसेट्स। देखो एसेट्स में हमारा सबसे पहले क्या आता है फॉर्मेट, याद है कि भूल गए आप लोग। हमारा एसेट्स में सबसे पहले आता है पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट। सबसे पहला हमारा रहता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। लिखने से पहले देख लो आपको कुछ दिया है क्या। अब क्योंकि देखो हम लोग कर रहे हैं एसेट, तो एसेट मतलब मेरा क्या होता है, एसेट मतलब मेरा होता है डेबिट। तो मुझे सब चीज कहाँ देखना होगा, डेबिट के बॉक्स में देखना होगा। क्या भैया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डिटेल देके रखा है, यही तो देखो ना, लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर, नीचे कुछ देके रखा है क्या, ये देखो ना, बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर, मतलब भैया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट का डिटेल देके रखा है। तो हमारा हेडिंग क्या होगा, हमारा हेडिंग सबसे पहले क्या होगा, हेडिंग तो भैया है हमारा पहले नॉन करेंट एसेट। चलो फॉर्मेट देखते हैं, हेडिंग हमारा क्या है, नॉन करेंट एसेट, उसके भीतर में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। चलिए, हेडिंग है हमारा नॉन करेंट एसेट्स। लाइबिलिटी से साइड थोड़ा सा झमेला था क्योंकि 3-4 तो हेडिंग था, यहाँ तो दो ही है, नॉन करेंट और हेडिंग। नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट के भीतर सबसे पहला क्या है भैया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ये है हमारा हेडिंग। एंड इंटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, इसके अंदर में भैया सबसे पहला मेरा क्या आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फिर आएगा भैया मेरा इंटेंजिबल एसेट, फिर 2 नंबर पे मेरा क्या आएगा, इंटेंजिबल एसेट। यही था ना फॉर्मेट, ये भूल गए। चलिए हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डिटेल देके रखा है, लास्ट हम लोग नोट नंबर 6 तक बनाए, तो मेरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट क्या बनेगा, नोट नंबर 7 बनेगा। चलिए नोट नंबर 7 बनाते हैं। नंबर 7 मेरा क्या बन गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। नोट नंबर 7 मेरा बन गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या डिटेल देके रखा है, पहले हम डिटेल को एनालाइज करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में देके रखा है कि मेरा, ये तो हो गया था हमारा। हमारा क्वेश्चन सबसे पहले मान लीजिए ट्रायल बैलेंस से देख रखा है, बिल्डिंग है 2,50,000 का, बिल्डिंग है 2,50,000 का, लेकिन नीचे देके रखा है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 28 लाख। कैसे, नीचे देके रखा है बिल्डिंग का दाम है 28 लाख, ऊपर में देके रखा है बिल्डिंग 20,50,000। नीचे देके रखा है बिल्डिंग का, बिल्डिंग का कॉस्ट है नीचे नीचे, मेरा बिल्डिंग का नीचे कॉस्ट कितना देके रखा है, 28 लाख। जो भी हम लोग कर रहे हैं, मेरे बिल्डिंग का कॉस्ट देके रखा है 28 लाख, और मेरे ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा है, 20,50,000। मेरे ट्रायल बैलेंस क्या देके रखा है, 20,50,000। दैट मीन्स भैया अगर मैं आप लोग को एक बात बोलूँ कि मेरा बिल्डिंग का कॉस्ट था 28 लाख, मेरा बिल्डिंग का कॉस्ट था 28 लाख, वो 28 लाख में से ना डिप्रिसिएशन लग गया 7.5 लाख का। अगर मैं आप लोग को ये बात बोलूँ, मैं आप लोगों को बोला था ना कि मेरा कोई भी एसेट रहता है, फिक्स एसेट, बड़ा बड़ा एसेट, प्लांट मशीनरी, एसी, एसी आप लोग आज मान लो 20 लाख में खरीद रहे हो, तो आपका क्या एसी का वैल्यू कल भी 20 लाख रहेगा, नहीं कि आप डेली डेली जैसे जैसे यूज करोगे आपका एसेट का वैल्यू कम होता रहेगा। आप जैसे जैसे यूज करोगे आपके एसेट का वैल्यू थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा, कम होता रहेगा।
उसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन, उसी को क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। तो आपका एसेट का वैल्यू था नीचे में 28 लाख, आपने उसमें कुछ डिप्रिसिएशन लगाया होगा, तब जाके आज आपका ट्रायल बैलेंस में कितना वैल्यू शो हो रहा है एसेट का, 20,50,000। आप लोग को ये बात पहले समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा 4 एसेट दिया है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कैसे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, 4 एसेट दिया आप लोगों को। ये चारों एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, आप पहले ओरिजिनल कॉस्ट बताइए। नीचे भैया हमारा ओरिजिनल कॉस्ट देके रखा है, भैया बिल्डिंग का कॉस्ट देके रखा है 28 लाख। बिल्डिंग बिल्डिंग का कॉस्ट देके रखा है 28 लाख। अच्छा भैया प्लांट, प्लांट का कितना देके रखा है, 49 लाख। पहले मुझे कॉस्ट पता होना चाहिए, कॉस्ट पे तो हम लोग डिप्रिसिएशन लगाते हैं ना। भैया फर्नीचर, फर्नीचर का देके रखा है 437,500। 437,500। भैया डिप्रिसिएशन हमें नहीं पता, डिप्रिसिएशन तो हम निकालेंगे, तब जाके मेरा क्या आएगा पता है, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। और ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब करंट का वैल्यू, जो आपके ट्रायल बैलेंस में एग्जिस्ट कर रहा है, आपके ट्रायल बैलेंस में जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपके ट्रायल बैलेंस में कितना एग्जिस्ट कर रहा है, लैंड का दाम आपका है 14 लाख। लैंड का दाम है 14 लाख। बिल्डिंग का कितना दाम शो हो रहा है, 20,50,000। अच्छा प्लांट का कितना दाम का ट्रायल बैलेंस में, ये हो गया, ये हो गया, प्लांट का है 36,75,000। अच्छा फर्नीचर का क्या दाम शो हो रहा है, 3,50,000। अच्छा मैं आप लोग को एक बात बता दूं, लैंड में मेरा कोई भी डिप्रिसिएशन नहीं लगता, मतलब मेरा लैंड का कॉस्ट जितना रहेगा, तो लैंड में मेरा कभी भी डिप्रिसिएशन नहीं लगता। याद रखना एक बात, जो भी आपका जमीन रहता है ना, सिर्फ लैंड, आपका हर एसेट पे डिप्रिसिएशन लगेगा, खाली लैंड पे नहीं रहेगा, क्योंकि जमीन का दाम कभी भी गिरता नहीं है, वो बढ़ता है उल्टा। आप लोग अगर 12 में कॉमर्स लिए हो तो आप लोग थोड़ा सा बेसिक्स जानते हो कि डिप्रिसिएशन मेरा सारा एसेट पे लगता है, लेकिन खाली लैंड पे नहीं लगता। तो लैंड का मेरा जितना ट्रायल बैलेंस में हो रहा है उतना ही कॉस्ट होगा। अब भैया बिल्डिंग का दाम है 28 लाख, ट्रायल बैलेंस से 20-50 क्यों शो हो रहा है, इसका मतलब भैया बिल्डिंग में 7.5 लाख का डिप्रिसिएशन लग चुका है। ऐसे ही भैया प्लांट का दाम है 49 लाख, लेकिन मेरे ट्रायल बैलेंस से 36,75,000 क्यों दिख रहा है, इसका मतलब 12,25,000 का डिप्रिसिएशन लग चुका है। आप लोग को नहीं समझ आए, प्लीज आप लोग जरूर मेरे से कंसल्ट कीजिए। भैया 437,500 है, लेकिन मेरे ट्रायल बैलेंस में 350 क्यों हुआ है, क्योंकि भैया मेरा 87,500 का डिप्रिसिएशन लग चुका है। ठीक है, अभी तो हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, डिप्रिसिएशन का हमें कुछ नहीं करना, बस इसका टोटल कर, टोटल करते हैं तो मेरा होता है 74,75,000। ठीक है, बस इसका टोटल 74,75,000 हमें इधर लिख देना होता है प्रॉपर्टी पर। नहीं समझे, आप लोग जब अपना बैलेंस शीट बनाओगे तो आप बैलेंस शीट में ओरिजिनल कॉस्ट क्यों दिखाओगे, आप तो बैलेंस शीट बना रहे हो 31 मार्च के दिन का। आप बैलेंस शीट कौन से दिन का बना रहे हो, 31 मार्च। आपको बैलेंस शीट में 31 मार्च के दिन क्या डिप्रिसिएशन था नहीं था सब माइनस करने के बाद आपको ये वाला व्यू फिगर बताना है। आपको बैलेंस शीट के दिन ये नहीं बताना कि पहले का फिगर क्या था। आप जब बैलेंस शीट बना रहे हो तो आपको आज के दिन का वैल्यू बताना, आज के दिन का, आज के दिन डिप्रिसिएशन लगने के बाद क्या वैल्यू बचा है, तो हम लोगों ने ये बता दिया। सेकंड होता है भैया हमारा इंटेंजिबल एसेट, क्या इंटेंजिबल एसेट मेरे क्वेश्चन में दिया है, ये तो इन्वेंट्री है, एक तो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। भैया एक को तो मेरा इंटेंजिबल एसेट भी क्वेश्चन में देके रखा है, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। भैया कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन किया पेटेंट एंड ट्रेडमार्क के लिए, ट्रेड रिसीवेबल ये नहीं भैया, कुछ बात नहीं बोला। तो मेरा खाली एक इंटेंजिबल एसेट है, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, हम लोग नोट नंबर 8 में बना देते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। इंटेंजिबल एसेट्स, मेरा क्या इंटेंजिबल एसेट है, एक ही एसेट है मेरा इंटेंजिबल के नाम पे, पेटेंट, पेटेंट वगैरह, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ये सब मेरा इंटेंजिबल एसेट है, मतलब मेरा एसेट तो है लेकिन ऐसा है जिसको मैं छू नहीं सकता। 4 लाख, और ठीक है बस फिल कर सकता हूँ 4 लाख, तो मेरा इंटेंजिबल एसेट है 4 लाख, लिख दिया। अब चलिए भैया हम लोग हमारे फॉर्मेट में आते हैं, हमारे फॉर्मेट में और क्या क्या था। भैया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्या मेरा क्वेश्चन कहीं पर भी बोला है, मैं आप लोगों को बता दूं 99% क्वेश्चन में
आप लोगों को कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, आपको इसका कोई बात बोलेगा ही नहीं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का बात बोलेगा ही नहीं, ऊपर का तो सारा हो गया। भैया हमारा दो तीन तो है बताया नहीं, नहीं दिया कहीं पर। हाँ, फिर भैया है मेरा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। क्या मैंने कहीं पर भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट किया? इन्वेस्टमेंट का कोई भी बात बोल के रखा है? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस? नहीं भैया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का बात नहीं किया। क्या भैया डेफर टैक्स एसेट नहीं बोला? क्या लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, क्या मैंने लोन एंड एडवांस दिया लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं भैया, एक तो एडवांस दिया वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। क्या अदर नॉन करेंट एसेट? नहीं भैया, नॉन करेंट का तो कोई बात ही नहीं बोला। तो चलो हम लोग करेंट एसेट पे आते हैं। मतलब करेंट एसेट का कुछ ना कुछ डिटेल दिया होगा। क्या करेंट एसेट में मेरा करेंट इन्वेस्टमेंट का कहीं डिटेल है? इन्वेस्टमेंट तो था ही नहीं। इन्वेंट्री, एक तो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का डिटेल है भैया, इन्वेंट्री का डिटेल है। ठीक है, तो हम लोग का करेंट एसेट में इन्वेंट्री है सबसे पहला। 1 नंबर नॉन करेंट एसेट हो गया। 2 नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं? करेंट एसेट। करेंट एसेट्स में मुझे सबसे पहले क्या चीज का डिटेल मिला? या इन्वेंट्रीज का डिटेल मिला। 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा फॉर्मेट को अपना बड़ा कर दूं। मुझे इन्वेंट्रीज का डिटेल। तो इन्वेंट्रीज का मेरा नोट नंबर क्या हो जाएगा? लास्ट हम लोगों ने नोट बनाया एक, तो मेरा इन्वेंट्रीज का नोट हो जाएगा 9, है ना? हम लोग बनाएंगे नोट नंबर 9 इन्वेंट्रीज का। ठीक है, तो देख लो ज्यादा हार्ड नहीं है, बस हम लोग इधर से उधर पोस्टिंग कर रहे हैं और एकदम प्रॉपर डिस्क्लोजर दे दे रहे हैं। भैया नोट नंबर 9 का मेरा क्या डिस्क्लोजर है? डिस्क्लोजर भैया ये है आपका, दो इन्वेंट्री, एक फिनिश गुड एक रॉ मटेरियल, जैसा जैसा है लिख दो। आपका दो इन्वेंट्रीज है, एक है फिनिश गुड, एक है आपका रॉ मटेरियल। भैया फिनिश गुड्स कितने का आपका? 14 लाख। और भैया आपके रॉ मटेरियल्स कितने का है? 3,50,000। और कोई नीचे डिस्क्लोजर तो नहीं था? टोटल हो गया मेरा 17,50,000। ठीक है, इसको हम लोग जाके लिख देंगे इन्वेंट्रीज के साइड। 17,50,000 को हम लोग लिख देंगे इन्वेंट्रीज। हो गया। अब चलिए इन्वेंट्रीज के बाद हम लोग देखते हैं अपने फॉर्मेट में और कुछ है। ट्रेड रिसीवेबल, हाँ ट्रेड रिसीवेबल तो है, ये चलिए करके खत्म करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स नोट नंबर 10। ये 10 नंबर पे अपने क्या बनाते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड हमें क्वेश्चन ने क्या क्या डिटेल देके रखा है। एक तो बोला ट्रेड रिसीवेबल है 14 लाख का। नीचे देख लेते हैं और कुछ। यही देखो, बोला ट्रेड रिसीवेबल फॉर 3,80,000। ट्रेड रिसीवेबल फॉर 3,80,000, हाँ, आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। बोला 3,80,000 का आपका ऐसा ट्रेड रिसीवेबल है जो आपका 6 महीने से ज्यादा का ड्यू है, मतलब एक तरीका का बस खाली डिस्क्लोजर है। आपका क्या है? बस खाली डिस्क्लोजर है। तो हम लोग बस लिख देंगे क्या? मेरा टोटल ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 14 लाख। मेरा टोटल ट्रेड रिसीवेबल कितने का है? ट्रेड रिसीवेबल 14 लाख। आप लिख दोगे 14 लाख। अब बस आप नीचे इन्फॉर्मेशन के लिए जैसा क्वेश्चन ने बोला हम लोग वो इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। क्वेश्चन ने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया कि आउट ऑफ विच 3,80,000 आर ड्यू, आउट ऑफ विच ₹3,80,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स। ये हमें क्वेश्चन ही ने ना बोला। हमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि भैया आपका ट्रेड रिसीवेबल है 14 लाख का, इसमें से 3,80,000 का 6 महीना से ज्यादा के लिए है ड्यू। तो भैया 6 महीना से ज्यादा के लिए तो क्या हुआ है? तो करेंट ही ना, है तो करेंट ही। ऐसा तो नहीं है 1 साल से ज्यादा के लिए ड्यू है, 1 साल से ज्यादा के लिए होता तो हम लोग नॉन करेंट में डालते हैं। है तो भैया करेंट ही। ठीक है, बस हमारे यूजर्स को पता चल पाए इसलिए हमने ये इन्फॉर्मेशन डाल दिया। चलिए आइए अब फटाफट हमारे फॉर्मेट में आते हैं कि भैया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाँ कैश का तो डिटेल देगा ही ना। ये देखो, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, कैश का तो डिटेल आपको देगा ही। कैश का डिटेल हो नहीं सकता आपको ना दे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्या बन गया भैया? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का तो डिटेल आपको हर ही जगह देगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर हम लोगों ने क्या बनाया? 11 बना दिया। चलिए नोट नंबर 11 में हमने क्या बनाया? कैश एंड कैश।
हाँ चलिए भैया देखते हैं हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ का डिटेल है क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमें फोकस करना है। सबसे पहले हमें दिया कैश इन हैंड 2,10,000। सबसे पहले हमें क्या दिया, कैश इन हैंड दिया 2,10,000, है ना। चलिए हम लोग लिख देते हैं कैश इन हैंड 2,10,000। ठीक है। फिर हमें क्या बोल के रखा है, बैलेंसेज विद बैंक 17,29,000 और कुछ दे के रखा है। हाँ। फिर हमारा बैलेंसेज विद बैंक 17,29,000, हमारा क्या दे के रखा है, बैलेंसेज विद बैंक 17,29,000। इसमें क्या बोल के रखा है, 17,29,000 में अमाउंट ऑफ बैलेंसेज विद बैंक इंक्लूड 18,000 विद अ बैंक विच इज नॉट अ शेड्यूल बैंक। अच्छा, बोला ये जो बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस में 18,000 ऐसा ऐसा है जो कि मेरा शेड्यूल बैंक नहीं है। बैलेंसेज विद बैंक में मेरा मेरा है 17,29,000। 17,29,000 में मेरा 18 लाख ऐसा है जो कि शेड्यूल बैंक नहीं है। ठीक है, समझ लो 17,29,000 में मेरा 18,000 ऐसा बैलेंस है जो कि शेड्यूल बैंक नहीं है। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है जो बैलेंसेस विद बैंक है 17,18,000 है जो कि शेड्यूल बैंक नहीं है। ठीक है, इतना समझे। एंड द डिपॉजिट ऑफ 5 लाख फॉर ए पीरियड ऑफ 9 मंथ। ठीक है, हम लोग ऐसे दे देंगे बैलेंसेस विद बैंक। शेड्यूल बैंक में कितना है, अदर्स में यही तो। भैया मेरा शेड्यूल बैंक का कितना रुपया, भैया 17,29 में से द अमाउंट ऑफ बैलेंसेज विद बैंक इंक्लूड 18,000 ऐसा अमाउंट है विच इज नॉट अ शेड्यूल। मतलब मेरा 18,000 ऐसा है जो कि शेड्यूल नहीं है। तो भैया 17,29 में मेरा बात बाकी क्या हो गया, 17,11,000। 17,11,000 मेरा शेड्यूल बैंक में है, यही तो। फिर से देखो 17,29,000 का मेरा बैंक बैलेंस है। बोलता है जो बैंक बैलेंस है ना उसमें से 18,000 ऐसा है विच इज नॉट अ शेड्यूल बैंक, जो कि शेड्यूल बैंक नहीं है। मैंने दे दिया और हम लोग ये लिख दे देंगे आउट ऑफ द अबव 5 लाख डिपॉजिट फॉर ए पीरियड ऑफ 9 मंथ। ये तो डिस्क्लोजर है ऑफ द अबव इस 5 लाख डिपॉजिट डिपॉजिट आर फॉर ए पीरियड ऑफ 9 मंथ। पीरियड ऑफ 9 मंथ हो गया। आप लोग अपना बैंक का टोटल कर लो एक बार। टोटल आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल कितना आ रहा है। तो भैया 2,10,000, 17,00,000, 11,000, 18,000। तो 17,29,000, 18,19,000, 30,00,000, 19,00,000 39,000 मेरा टोटल आ रहा है 19,39,000। ठीक है, तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी कितना हो गया, हाँ 19,39,000। ट्रेड रिसीवेबल का हम लोगों ने अमाउंट नहीं लिखा, चलिए ट्रेड रिसीवेबल का कितना था अमाउंट लिख देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल था मेरा 14 लाख का। ठीक है? अब देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट में हमारा क्या बचा है। हमारा बचा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस मेरे ख्याल से क्वेश्चन में था। यही देखिए, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस डायरेक्ट देके रखा है 298,900। डायरेक्ट देके रखा है 298,900। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। जितना हो सके आप लोग डिस्क्लोजर बनाइएगा, लेकिन देखो इसका कोई डिस्क्लोजर नहीं है तो डायरेक्ट देके रखा है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस 298,900। डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं हमारा, देखिए सब हो गया, बस खाली रिजर्व बचा है, ये भी हो गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 1 2 4 5 6 7 खाली बचा। अब देखते हैं हमारा क्या बचा है, रिजर्व हम लोग का खाली एक तो रिजर्व बनाना बचा है। देखते हैं, यहाँ से हमारा बचा है खाली प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। चलिए हम लोग रिजर्व वाला बना लेते हैं एक बार। रिजर्व में मेरा क्या देके रखा है, जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट। जो मेरा नोट नंबर 2 था ना रिजर्व का, जनरल रिजर्व पीएल अकाउंट दो को देके रखा है। ठीक है, चलिए हम लोग रिजर्व बना लेते हैं। ठीक है, मेरा जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व मेरा कितने का है, 1549,100। ठीक है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7 लाख का। इस समय मेरा रिजर्व का पार्ट होता है ना कि भूल गए, प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट कितने का है भैया? 7 लाख का। जो था मैंने लिख दिया। अब हम लोग, अब देखो ऊपर मेरा ना क्रेडिट साइड कुछ बचा ना मेरा डेबिट साइड कुछ बचा, सब डाल दिया एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का क्या बोल रहा है? सबसे पहले मैं आप लोग को प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब बता दूं। देखो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? जब भी आप अपना मान लो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम आपका जो खर्चा लगता है सबको लोग प्रीलिमिनरी। एक्चुअली होता क्या, मान लो आज रिलायंस जो इतना बड़ा कंपनी खोला, तो 100 200 1000 करोड़ कितना रुपया उसको कंपनी खोलने में लगा होगा। तो इतना बड़ा अमाउंट जब जब कंपनी खोलने में, कोई कंपनी को सेटअप होने में जब खर्चा लगता है, वैसे खर्चों को हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। और ज्यादातर ये जो हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है ना, ये रिजर्व के साथ एडजस्ट होता रहता है। जो हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है रिजर्व के साथ एडजस्ट होता रहता है। हमारा क्या बोल रहा है, जितना भी रुपया प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का है सबको राइट ऑफ कर दो, एडजस्टिंग फ्रॉम जनरल रिजर्व, सबको आप जनरल रिजर्व से माइनस कर दो, एडजस्ट कर दो। तो भैया मेरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस था 93,000, पूरा सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को जनरल रिजर्व के साथ आप एडजस्ट कर दो। हमारे क्वेश्चन ने बोला है ना, जितना भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस था। एक्चुअली होता क्या है, इतना बड़ा अमाउंट हम लोग खर्चा कर रहे हैं, सबको हम लोग रिजर्व के साथ क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। तो मेरा 93,100 का खर्चा को हम लोग एडजस्ट कर दिए। तो भैया आप लोग माइनस प्लस करके बताइए, 1549 प्लस 7, 2249। 2249 में से आपका 93,100 गया, आपका बचा 21,56,000, 21,56,000 तो हम लोग लिख देंगे रिजर्व में। ठीक है, तो आप लोग अपना टोटल कीजिए, हमारा क्वेश्चन टोटल हर एंगल से कंप्लीट है, हमारा एक भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं छूटा। अब हमारा बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, इक्विटी लायबिलिटी मैच होना चाहिए। देखो इक्विटी का टोटल मेरा आ जाएगा 1,32,62,900। आप लोग भी एक बार टोटल करके देखना, हो सकता है मैं गलत हूँ। अच्छा मेरा एसेट साइड भी टोटल हो गया, 1,62,900। हमारा इक्विटी और एसेट दोनों साइड हमारा मैच है। ठीक है, तो देखिए ये हमने किया एक क्वेश्चन, ये अभी हमने किया एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन करने में हमें कितना टाइम लग गया, अप्रोक्स अप्रोक्स 1 घंटा 12 मिनट। एक क्वेश्चन करने में हमें अप्रोक्स अप्रोक्स 1 घंटा 12 मिनट लग गया। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप लोग का प्रैक्टिस रहेगा, अगर आप लोग का प्रॉपर प्रैक्टिस रहेगा, तो मुझे नहीं लगता एक क्वेश्चन करने में आप लोग को 20 से 25 मिनट से ज़्यादा लगेगा। अभी तो हम लोग क्वेश्चन किए, फॉर्मेट में पहले गए, एक एक चीज़ समझे, इतना डिटेल में समझे, हर एक चीज़ का पहले मतलब समझे। लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, तो आप लोग का एक क्वेश्चन आराम से आप लोग से 20-25 मिनट में बन जाएगा। और जब आपके इंस्टीट्यूट जब आपको क्वेश्चन देगा, तो इतना बड़ा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट भी कुछ सोच समझ के देगा। आप लोग के एग्जाम में आराम से 12 से 15 नंबर का इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नहीं तो अगर इंस्टीट्यूट 5 से 6 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपसे इंस्टीट्यूट इतना डिटेल नहीं मांगेगा, या तो आपसे लाइब्रेरी साइड मांग लेगा, या तो थोड़ा थोड़ा और डिटेल मांगेगा। इतना डीप में इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन नहीं बनाएगा, मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो देख लो, एक तो हम लोगों ने सम किया प्रॉपर एकदम इसके साथ। आप लोग से बस यही है, घर में बैठिए एक बार, घर में बैठने के बाद खुद एक बार स्टडी कीजिए, पूरा एक तो मैच कीजिए कि क्या आप लोग को एक एक आइटम समझ आ रहा है। जहाँ समझ नहीं आ रहा, आप लोग मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, आप लोग के पास नंबर वगैरह सब चीज़ मेरा दिया हुआ है ही। ठीक है, ठीक है, तो चलिए मैंने आप लोग के लिए एक क्वेश्चन और बना के लाया है, हम लोग उसको आज भी कंप्लीट कर देते हैं, एक नहीं छोड़ा। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 का ही जैसा है। ठीक है, एक बार फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं, आप लोग के लिए भी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2, एक बार क्वेश्चन 2 बना लेते हैं जल्दी जल्दी, देखते हैं क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं। फिर तो आपका सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, एक बार पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अल्फा लिमिटेड का बुक्स में काम करना है, बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है, पार्ट 1। ठीक है, हमें कुछ डिटेल देके रखा है, और इन्होंने भी देखो डेबिट और क्रेडिट, मतलब इन्होंने ट्रायल बैलेंस देके रखा है। बोला ना, जब भी आपको बैलेंस या पीएल बनाने देगा, आपको ट्रायल बैलेंस बना के ही देगा। बिना ट्रायल बैलेंस का बैलेंस से पीएल बनाओगे कैसे? देखो इन्होंने ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड किया, और पूरा मैचिंग ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड किया, मैचिंग ही होगा। कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद बस, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया, बात खत्म है।
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या बोला है, हम लोग ऐसे ही प्रीवियस ईयर का फिगर को हम लोग एक बार इग्नोर करते हुए चलते हैं, ठीक है। हम लोग खाली जल्दी जल्दी हम लोग खाली इस साइड इस साल का फिगर बना लेते हैं। नोट नंबर अमाउंट। ये हमारा क्या पर्टिकुलर्स। नोट अमाउंट। इसके बुक्स में अपने लोग काम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड। ठीक है, हम लोग क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं एज एट कौन से दिन में बना रहे हैं अपने लोग, 31 मार्च 2021। प्लस सब बैलेंस शीट आपके लास्ट की डेट पे बनेगा, शुरुआत के डेट में आपका बैलेंस शीट नहीं बनता। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या रहता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। एंड लायबिलिटी सेम टू सेम समय, इसलिए मैं बेसी आप लोगों को समझाऊंगा नहीं इसमें, जल्दी जल्दी एक को करते हुए निकलते हैं। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी से सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला आता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर सबसे पहला क्या आता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का क्या बनेगा, नोट नंबर 1 बनेगा। क्या शेयर कैपिटल से रिलेटेड कोई डिस्क्लोजर है? हाँ, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल है। कॉल सिनेरियर मतलब जानते हैं, जब मेरे शेयर होल्डर लोग फेल कर देते हैं तो हम लोग लेस कर देते हैं। नीचे 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 एक तो बोला 10,000 इक्विटी शेयर आपने इशू किया अदर देन कैश में, ये सब मेरा डिटेल जाएगा शेयर होल्डर शेयर कैपिटल के अंदर। ठीक है ना। तो हम लोग क्या बना रहे हैं अभी, नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं। नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट से मेरा सबसे पहला क्या गया, शेयर कैपिटल। है ना। शेयर कैपिटल में सबसे पहले मैं क्या डिटेल दूंगा, ऑथोराइज इशूड, मेरा कितना ऑथोराइज है, कितना इशू है, कितना मैंने सब्सक्राइब, कितना पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, कितना पेड अप है ना, मुझे सबका डिटेल देना। पेड अप कैपिटल। ठीक है। अब मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ टाइम रहता है, तो इंस्टीट्यूट जानता है आप इतना कम से कम समय में कैसे करोगे, तो इतना डिटेल नहीं दिया रहता। तो हमें ये लिख देना डायरेक्ट, शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, फेस वैल्यू 100 रुपया का, हमें लिख देना है फेस वैल्यू 100। कितने का है, 50 लाख रुपए का। लेकिन भैया मैंने आप लोगों को पिछले समय बताया था, जो भी कॉल सीन एरिया रहता है उसको अपने को माइनस कर देना होता है, लेस कॉल सीन एरिया। कितने का कॉल सीन एरिया, 5,000 का है। तो मेरा टोटल कितना हो गया, 50 लाख में से 5,000 गया तो 49,95,000, है ना। लेकिन मेरा एक तो डिस्क्लोजर अभी बचा है। क्या डिस्क्लोजर बचा है, कि आपने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया अदर देन कैश में, तो ये मुझे देना होगा ना 5 साल तक। ये 1 साल खाली नहीं देना होगा, ये लाइन आपको 5 साल लिखना होगा। आउट ऑफ द अबव, जो भी अबव में है ऊपर में है, 10,000 शेयर आपने क्या किया, 10,000 इक्विटी शेयर वेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपको ऐसे डिस्क्लोजर देना होगा कि आपने 10,000 इक्विटी शेयर को इशू किया फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में, आपने अदर देन कैश में 10,000 इक्विटी शेयर को इशू करके रखा है, ये बात आपको लिखना होगा। मेरा अमाउंट क्या हो गया, 49,95,000, हम लोग इसको लिख देंगे यहाँ पर, 49,95,000 लिख दिया। ठीक है। अब भैया इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद मेरा क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो मैंने आपको क्या बोला कि रिजर्व को एक बार मैं खाली छोड़ के रखता हूँ, हम लोग लास्ट टाइम करते हैं रिजर्व को, ठीक है।
रिजर्व एंड सरप्लस। एक बार नोट नंबर 2 को एक बार खाली छोड़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? हाँ, नोट नंबर 1 बना लिए शेयर कैपिटल। नोट नंबर 2 हमारा क्या बनेगा? रिजर्व एंड सरप्लस। एक बार खाली छोड़ देते हैं। हाँ, फिर तीसरा नंबर क्या है अपना? सैंपा। सैंपा वगैरह देखो क्वेश्चन में बहुत कम दिया हुआ रहता है हमारे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये क्वेश्चन सैंपा नहीं दिया हुआ। आप लोग एक बार कर लेना। सैंपा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंटी, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता। अच्छा, आप लोग को इतना तो पता है ना, अभी आप लोग लाइबिलिटी साइड कर रहे हो तो लाइबिलिटी साइड के लिए आपको सारा चीज क्रेडिट साइड मिलेगा। ये चीज तो आप लोगों को पता है, ये तो बार बार नहीं भूल जा रहे। तो भैया मेरा सैंपा भी नहीं है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट भी नहीं है, उसका क्या आता है भैया? नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग एक तो है, लॉन्ग टर्म नहीं, एक तो है मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना। क्रेडिट साइड आपको चेक करना है ना, तो देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। और भी होगा भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग। हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और कहाँ है भैया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग या अनसिक्योर लोन, कुछ नहीं बोला तो हम लोग लॉन्ग टर्म मानेंगे। देखो क्रेडिट साइड है। फिर भैया लोन एंड एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, मतलब तीन तो देखो ना हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग है। अच्छा, क्वेश्चन हमें ये नहीं बोला लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, नहीं बोला तो हम लोग ये मानेंगे ना कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन रखा है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डिस्क्लोजर, लॉन्ग टर्म बोरिंग। ये देखो, वो स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का कुछ डिस्क्लोजर दे के रखा है, देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए बहुत सारा बात किया। नॉन करेंट लाइबिलिटी होगा ना। नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहला मेरा क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 हमारा क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। एक बार मैं रिजर्व एंड सरप्लस को इग्नोर कर रहा हूँ, बाद में करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या बोला? लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ले लीजिए, लोन स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, 7,50,000 का फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। लेकिन भैया इससे रिलेटेड कुछ नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे के रखा था। बेटर एक बार सबसे पहले हम लोग अगर उसको देख लेते, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलता है, तो ये 7,50,000 है ना स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का। देखो कितना है, 7,50,000 है ना। ये 7,50,000 का ही नीचे में बात कर रहा है। इज इंक्लूसिव ऑफ 37,500 इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। बोला उसमें ना 37,500 ऐसा है जो कि इंटरेस्ट एक्रू हुआ है बट ड्यू नहीं हुआ है ना। इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है बट ड्यू नहीं हुआ है। आगे बोलता है लोन इज सिक्योर्ड ऑफ हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, मतलब ये सिक्योर्ड है। ये कौन सा लोन है? सिक्योर्ड है। तो हम लोग पहले तो ये डिस्पोजल लिख देते हैं। सिक्योर्ड बाई हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हम लोग पहले ऐसा लिख देते हैं कि ये सिक्योर्ड है बाई हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, फिर क्या बात बोलता है? देखो एक बोल रहा है कि जो 7,50 है, 7,50 में तीन 37,500 ऐसा है, 7,50,000 में 37,500 ऐसा है जो कि इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट एक्रू हो गया बट नॉट ड्यू। एक्चुअली देखो होता क्या है, आप तो बना रहे हो 31 मार्च के दिन का बैलेंस शीट। आपको ना मार्च महीने का इंटरेस्ट आपको 37,500 देना था। लेकिन कब देना था पता है? 10 अप्रैल को। आपने बैंक से लोन लिया, बैंक या स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन कहीं से भी अगर आपने लोन लिया, नियम क्या रहता है कि आपको हर महीना का इंटरेस्ट सामने महीने का 10 तारीख को देना है। तो आपको मार्च महीने का इंटरेस्ट भी 10 अप्रैल को देना है। लेकिन आप तो 31 मार्च के दिन बना रहे हो, तो आप क्या वर्ड लिखोगे कि इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, एक महीना का 37,500 इंटरेस्ट एक्रू हुआ है बट नॉट ड्यू। अभी ड्यू नहीं हुआ क्योंकि ड्यू तो 10 अप्रैल को हुआ।
तो इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू, मतलब एक तरीका का लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। जो लाइबिलिटी कौन सा है, शॉर्ट, हम लोग शॉर्ट टर्म बोर्डिंग में लिखते हैं। ये लाइबिलिटी को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, हम लोग शॉर्ट टर्म में दिखाते हैं, है ना। ये एक तरीका का लाइबिलिटी है। मतलब इंटरेस्ट मेरा ड्यू हो चुका, एक्रू हो गया है, बट अभी तक ड्यू नहीं हुआ, क्योंकि ड्यू तो 10 अप्रैल को होगा। हम लोग तो 31 मार्च के दिन क्लोज कर रहे हैं, है ना। तो 750 में 37,500 अभी का तो नहीं है। 7,50,000 में 37,500 तो 37,500 तो अभी का काम नहीं है। ये भैया 37, तो मेरा बचा कितना, 7,12,500। ठीक है। क्या खाली मेरा इतना सही था, मेरा तो और एक दो था। अनसिक्योर लोन है 6,05,000 का, भी मुझे लिखना है। अनसिक्योर लोन, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देके रखा है, 6,05,000 जैसा, ऐसा लिख दो। और लोन फ्रॉम रिलेट, लोन एंड एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी 2 लाख। रिलेटेड पार्टी से कितना है, 2 लाख का। तो टोटल कितना हो गया, 6, 7, 8, 8 पर 15, 15,17,000 रुपये। 15,17,500 रुपये है। 15,17,500 को हम लोग जाके लिख देंगे इधर। ठीक है। लॉन्ग टर्म बोर्डिंग के बाद आपका क्या आता है, डेफर टैक्स लाइबिलिटी। देखो मेरा लाइबिलिटी साइड कहीं पर भी डेफर टैक्स लाइबिलिटी का बात नहीं किया। अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी, कोई लॉन्ग टर्म के लिए और कुछ बात नहीं किया। अच्छा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी नहीं बोला, क्योंकि ये तो मेरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तो मेरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, इसका भी बात नहीं किया। तो अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, करेंट लाइबिलिटी के अंदर। हमारा अब क्या बचा है, करेंट लाइबिलिटी के अंदर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन में बेसिक डिटेल नहीं देके रखता है, बोला तो फॉर्मेट लंबा चौड़ा है, आप लोग डरिए मत। बस हम लोग को सही चीज़ों को सही जगह पोस्ट करना हो। सबसे पहला होता है हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्या कंपनी ने कोई भी बोरो किया, नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी बोरो नहीं है। ये जो भी है, ये तो मेरा इंटरेस्ट का चीज़ है ना। ये मेरा बोरिंग थोड़ी हुआ, मुझे इंटरेस्ट पे करना है, तो इसको हम लोग अदर करेंट लाइबिलिटी के अंदर दिखाई। समझो पीछे क्वेश्चन में क्या था, कि मुझे 12 महीने के भीतर देना था। तो 12 महीने के भीतर देना है, मतलब वो ऐसा बोरिंग है जिसको आप 12 महीने के भीतर दोगे। ये वाला क्वेश्चन बोला है कि आपको इंटरेस्ट एक्रू हो गया, कुछ ही दिनों में देना, अभी तक ड्यू नहीं हुआ। तो भैया ये अदर में जाएगा, अदर में, अदर करेंट लाइबिलिटी में। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग के बाद मेरा आता है ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। यही तो ट्रेड पेबल। भैया ट्रेड पेबल जैसा है, 8 लाख रुपए ऐसे ही लिख देते हैं क्या, कुछ मेरा डिस्क्लोजर किया हुआ नहीं दिया हुआ है। चलिए हम लोग ट्रेड पेबल ऐसे ही 8 लाख लिख देते हैं। ज़्यादा डिस्क्लोजर दिया होता तब हम लोग बना देते, लेकिन कोई डिस्क्लोजर नहीं है तो 8 लाख का डायरेक्ट लिख दीजिए। ट्रेड पेबल के बाद क्या हो गया भैया, अदर करेंट लाइबिलिटी। हम लोग फॉर्मेट के हिसाब से चल रहे हैं, बस जो जो चीज़ आएगा हम लोग लिख देंगे। अदर करेंट लाइबिलिटीज, चलिए नोट नंबर बना देते हैं 4। नोट नंबर मेरा 4 रहेगा, अदर करेंट लाइबिलिटीज। अदर करेंट लाइबिलिटीज में याद है, आपने लोन लिया था स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से। हाँ, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसमें इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, ये दिखाता हूँ। इंटरेस्ट आपका एक्रू हुआ था बट नॉट ड्यू, जिसमें आपका ये देखिए लिखा था ना, 37,500 इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू। कितने का था, 37,500। तो 37,500 को हम लोग अदर करेंट लाइबिलिटी में लिख सकते हैं। ठीक है। और लास्ट में आपका क्या आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का, क्या आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मेरा एक तो था ना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हम लोग वो लिख देंगे। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर पे मेरा भैया क्या था, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का था, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं, तो 6,40,000 का था।
6,40,000 का। ठीक है, तो मैं इधर 6,40,000 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरा देखो क्रेडिट साइड मेरा दो ही अमाउंट बचा है, एक है रिजर्व, जनरल रिजर्व का अमाउंट बचा है, एक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये तो मेरा जनरल रिजर्व में जाएगा, तो ये दोनों चीजें तो जनरल रिजर्व में जाएगा, मतलब हम लोग का लाइबिलिटी मोटा मोटा पूरा खत्म हो चुका है ना। चलिए एक बार दोनों का अमाउंट हम लोग जनरल रिजर्व में लिख के छोड़ देते हैं। फाइनल नहीं करेंगे, फाइनल हम लोग एकदम लास्ट में करेंगे, एक बार ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं। जनरल रिजर्व 10,50,000, जनरल रिजर्व 10,50,000। और और एक क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,33,500, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,33,500। ठीक है, जो जो हम लोग नोट नंबर 2 बनाए थे वहाँ हम लोगों ने एक बार लिख के छोड़ दिया। चलिए, हो गया, इसका टोटल करेंगे फिर बाद में, अभी रिजर्व तो हुआ नहीं है। अब मेरा दूसरा चीज क्या बचा है, एसेट्स। एसेट्स के साइड दो ही आता है, नॉन करेंट या करेंट। सबसे पहले क्या आएगा मेरा, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले मेरा क्या आता है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आप लोग शॉर्ट फॉर्म में मत यूज करना, एंड टेंजिबल एसेट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, इसमें हम लोग क्या दिखाते हैं, हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को दिखाते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स को दिखाते हैं। बाकी दो चीज तो भैया मेरा कभी आता है कभी आता ही नहीं है, मतलब मैक्सिमम केस में नहीं आता, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, देखो थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेम टू सेम सम्स है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। लास्ट देखो नोट नंबर 5 हुआ था, तो अब नोट नंबर 6 होगा। भैया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। ठीक है, और ये देखिए कॉस्ट दिया है, तो सेम टू सेम बात। भैया कॉस्ट दे दिया, ऊपर में फाइनल बात दिया, मतलब मेरा डिप्रिसिएशन निकलेगा। तो भैया नोट नंबर 6 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए बना लेते हैं। 6 मेरा क्या बनेगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है, चार बात क्या क्या देके रखा है, पहले मेरा चार बात ऊपर में देखते हैं। हाँ, ऊपर में देके रखा है लैंड, प्लांट, फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। तीनों का क्या मेरा ओरिजिनल कॉस्ट नीचे देके रखा है, ये देखिए ना कॉस्ट। बिल्डिंग का दिया 30 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट। बिल्डिंग का देके रखा है 30 लाख। प्लांट एंड मशीनरी का देके रखा है 35 लाख। और मेरा फर्नीचर का देके रखा है 3,12,500। ये भैया ओरिजिनल कॉस्ट में कुछ ना कुछ डिप्रिसिएशन लगेगा। ये डिप्रिसिएशन लगने के बाद मेरा फाइनल अमाउंट पता है क्या आता है, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू। और मेरे जो ट्रायल बैलेंस में जो वैल्यू दिख रहा है वो रिटर्न डाउन वैल्यू होता है। मेरे ट्रायल बैलेंस में लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है 27,50,000। फिर दिख रहा है 26,25,000। फिर दिख रहा है, मतलब मेरे ट्रायल बैलेंस में भी करेंट रिटर्न डाउन वैल्यू दिख रहा होता है। ठीक है, 2,50,000। दैट मीन्स कि भैया आपका डिप्रिसिएशन इसमें 2.5 लाख का लग चुका है लैंड एंड बिल्डिंग, और आपका इसमें 8,75,000 का डिप्रिसिएशन लग चुका है, और आपका फर्नीचर में 6,62,500 का डिप्रिसिएशन लग चुका है। आपको टोटल आपको ये वाला ट्रायल बैलेंस में लेके जाना है 56,25,000। आप लोग बोलोगे कि भैया लैंड में तो आप डिप्रिसिएशन नहीं लगाते थे, नहीं लगाते थे। इस क्वेश्चन में लैंड नहीं बोला, इस क्वेश्चन में लैंड के साथ बिल्डिंग बोला, तब तो आपको लगाना ही होगा क्योंकि बिल्डिंग में तो डिप्रिसिएशन लगता है। तो भैया मेरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना हो गया, 56,25,000। 56,25,000। क्या मेरा इंटेंजिबल एसेट गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट कुछ भी दिया है, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट नहीं। हाँ नहीं दिया, इसका नहीं जाएगा। ठीक है, मेरा इसका नहीं जाएगा। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट हो गया। बाद बाकी हमारा इन्वेस्टमेंट वगैरह क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देके रखा है, आप एक बार देख के देखना, कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा जाएगा भैया, करेंट एसेट्स।
आपका नॉन करंट एसेट हो गया, अब आपका जाएगा करंट एसेट्स। हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह का कुछ भी देके नहीं रखा है, लास्ट सम के जैसे तो सेम टू सेम सम्स है हमारा, ये नहीं देके रखा है, ठीक है। करंट एसेट्स में भैया हम लोग को इन्वेंट्री का डिटेल देके रखा है, आप देखोगे तो इन्वेंट्री का देके रखा है ना। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का डिटेल देके रखा है, नोट नंबर 7 आप बना दोगे इन्वेंट्री। बस आप लोगों को फॉर्मेट के सीक्वेंस में चलना है। अच्छा, इन्वेंट्रीज को लेके जो भी डिटेल है कैसे देके रखा है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड, लोग भी ऐसे लिख देंगे, रॉ मटेरियल्स फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल कितने का, रॉ मटेरियल 2.5 लाख, फिनिश गुड 10 लाख, फिनिश गुड 10 लाख। अल्टीमेट में कितना बन गया मेरा, 12,50,000, ठीक है। अल्टीमेट मेरा बन गया 12,50,000। इसके बाद भैया मेरा ट्रेड रिसीवेबल का कुछ डिटेल देके रखा है, ऊपर से तो सब हो गया, ये सब हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ट्रेड रिसीवेबल का कुछ दे के रखा है, क्या ट्रेड रिसीवेबल से नीचे कुछ दे के रखा है, वही डिस्क्लोजर है फॉर मोर देन 6 मंथ। चलिए ट्रेड रिसीवेबल का बना देंगे। मैं पेन बार बार चेंज करूँ, आप लोग एग्जाम में ऐसा ना करें, आप लोग के लिए एक ही पेन अलाउ है, ब्लू पेन खाली ना, ब्लू या ब्लैक। 8 नंबर ट्रेड रिसीवेबल हम लोग क्या बना देंगे, 8 नंबर में हम लोग बना देंगे ट्रेड रिसीवेबल। देख लो आप लोग अपना फॉर्मेट देखते रहो, फॉर्मेट के हिसाब से ही चल रहा हूँ, आगे पीछे नहीं करना आप लोग को। ट्रेड रिसीवेबल आपका कितना का है, भैया हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, अगर हम लोग अपना ट्रायल बैलेंस देखें तो मेरा ट्रायल बैलेंस के हिसाब से मेरा ट्रेड रिसीवेबल है 10 लाख का, देखा है 10 लाख। भैया नीचे एक को डिस्क्लोजर देने बोला, चलिए डिस्क्लोजर दे देते हैं, आउट ऑफ विच 2,60,000 आर ड्यू मोर देन 6 मंथ, आउट ऑफ विच 2,60,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल भी हो गया, इसके बाद हमारा क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिटेल दिख रखा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में देखते हैं क्या डिटेल है हमारा। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल का मेरा कितना था, 10 लाख। 9 नंबर बनाते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सेम टू सेम सम्स है ये, आप लोग एक बार, मैं तो एक बार बोलता हूँ कि एक बार आप लोग घर में कीजिए इसको, ना देख के। सेम टू सेम है, आप लोग को प्रैक्टिस भी हो जाएगा एक सम्स आप लोग को मैंने पूरा एकदम डिटेल में बताया, अब एक तो आप लोग को पूरा प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रहा हूँ। तो देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड पहले देखते हैं, मेरे नोट में कुछ डिटेल है क्या, कोई बोल रहा है इतना शेड्यूल बैंक है, नहीं है, ठीक है, एक तो डिटेल है। और भैया कैश इन हैंड कैश एट बैंक दो तो दिया, कैश इन हैंड कैश एट बैंक लिख दीजिए। कैश इन हैंड मेरा कितना है, कैश इन हैंड है मेरा 1.5 लाख। कैश एट बैंक, बैंक में आपका दो हो जाएगा, शेड्यूल बैंक कितना, अदर्स कितना, शेड्यूल्ड बैंक कितना, अदर्स कितना, से जाएगा ना। तो आपका कैश एट बैंक पूरा 12,35,000 आपका बैंक बैलेंस है, कितना, 12,35,000। 12,35 में से 10,000 ऐसा है विच इज नॉट अ शेड्यूल बैंक, है ना, मतलब 10,000 ऐसा जो कि शेड्यूल बैंक नहीं है, मतलब 12,25,000 आपका शेड्यूल बैंक है। आपका 12,35,000 है, लेकिन 12,35,000 में से 10 लाख ऐसा है शेड्यूल बैंक नहीं है, ठीक है। तो टोटल आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया 13,85,000, 13,85,000। तो हमारा कैश भी हो गया। अच्छा, कैश के बाद अब मेरा क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा, एक तो बचा शॉर्ट टर्म एडवांस, ये तो हो गया ना, ये तो हम लोग रिजर्व में डालती है, शॉर्ट टर्म एडवांस। और मेरा डेबिट साइड है, डेबिट साइड मतलब एडवांस है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस था ना हमारा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस वही चीज़ हमारा, शॉर्ट टर्म
लोन एंड एडवांस कितने का दिया है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस मेरा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस शॉर्ट टर्म एडवांस देके रखा है 2,13,500 का। 2,13,500 का खत्म। और कोई मेरा डिटेल है क्या? देखो मेरा क्वेश्चन में से तो सब मैंने गोला गोला कर दिया, मतलब सब हो गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से मेरा 1 2 5 हो गया। 6 नंबर क्या बोलता है? 20,000 रुपये आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। 20 रुपये आप जनरल रिजर्व से ट्रांसफर कर दो। किन्होंने बोला? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला। जब भी ये लाइन बोले, ये लाइन का कहने का मतलब है कि आप प्रॉफिट में से 20,000 रुपया को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर। ये लाइन का क्या कहने का मतलब है? देखो, आपके पहले जनरल रिजर्व में मैंने दोनों चीज लिखा। मैंने जनरल रिजर्व में जनरल रिजर्व लिखा है, प्रॉफिट लिखा। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या लिखा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि जो भी प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट से आप 20,000 रुपया जनरल रिजर्व में डाल दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला आप प्रॉफिट पहले 20,000 रुपया से कम कीजिए। मैंने कम कर दिया और बोला यही प्रॉफिट में से 20,000 रुपया आप जनरल रिजर्व में ऐड कर दीजिए। ये प्रॉफिट में से 20,000 रुपया आप जनरल रिजर्व में ऐड कर दीजिए। मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ये डिसीजन है कि आप पहले 20,000 रुपया को प्रॉफिट से कम कीजिए, उस चीज को जनरल रिजर्व में ऐड कर दीजिए। मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बार बार बोला हूँ, क्या बोला? आप प्रॉफिट में से 20,000 रुपया कम कीजिए, उसमें से आप जनरल रिजर्व में ऐड कर दीजिए। क्या टोटल मेरा हो गया 14,83,500। लाइन का मतलब समझे? कुछ नहीं है। ट्रांसफर 20,000 टू जनरल रिजर्व, मतलब प्रॉफिट में से 20,000 रुपया आप कम कीजिए और उसको जनरल रिजर्व में ऐड कर दीजिए। तो मेरा रिजर्व का भी फाइनल अमाउंट क्या हो गया? 14,83,500। 14,83,500। 14,83,500 समझे? मैंने प्रॉफिट से 20,000 रुपया कम किया, उसको जनरल रिजर्व में ऐड कर दिया। हमारा लास्ट क्या बोला है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ना डिक्लेयर किया 5% डिविडेंड ऑन द पेड अप कैपिटल। थोड़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 5% का डिविडेंड डिक्लेयर किया, लेकिन कब किया? 2 अप्रैल को किया ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड कब डिक्लेयर किया? 2 अप्रैल। हम लोग तो बैलेंस शीट बना रहे 31 मार्च का। क्या ये बात मेरे 31 मार्च के दिन रेलिवेंट है? ये बताइए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तो डिविडेंड डिक्लेयर किया 2 अप्रैल को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया वो तो 2 अप्रैल को दिन डिक्लेयर किया ना। मैं तो बैलेंस शीट बना रहा हूँ 31 मार्च के दिन। ये बातें मेरे बैलेंस शीट बनाने के लिए कोई रिलेवेंट ही नहीं है। बात समझ रहे हो? 31 मार्च के बाद का बात है, तो ये तो मेरा आएगा ही नहीं। मतलब भैया बात बाकी सारा अमाउंट मेरा आ चुका है। अब हमें बस ये करना है, हमारे बैलेंस शीट को टोटल करना है। लाइबिलिटी साइड का टोटल आप करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा 94,73,500 आएगा। और आप एसेट को भी टोटल करोगे तो 94,73,500 आएगा। आप एक बार टोटल करके देख लीजिए, ठीक है? तो आपका देखो क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। देखो प्रैक्टिस करने के लिए इधर मैं आप लोग को दो ऑप्शन देता हूँ। या तो आप लोग अपना सीए इंटर का अकाउंट्स के बुक में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर है आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सम्स है। नहीं तो मैं जो सम्स करा रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ इतना चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप में मैसेज करके मांग सकते हो। आप लोग मेरे व्हाट्सएप में 85858166 आप मुझसे मैसेज कीजिए, मैं आप लोग को क्वेश्चन आप लोग को व्हाट्सएप में प्रोवाइड करा दूंगा, फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मेरा बस ये कहना है, आज मैंने 2 सम्स कराया, प्लीज ये 2 सम्स एक बार कीजिए, एक बार रिव्यू जरूर कीजिए मुझे व्हाट्सएप में या कमेंट में कहीं पर भी कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं। आप लोगों को 50% भी अगर समझ आया तो मैं बोलता हूँ मोर देन इनफ है। अभी हम लोग 2-3 क्लास और करेंगे, बहुत अच्छा से समझ आएगा। 50% भी आया, आप लोग एकदम चिल कीजिए। आप लोग एकदम गहरी सांस लीजिए, आराम से सांस लीजिए, एकदम बढ़िया से रहिए, ठीक है? चलिए हम लोग बैलेंस शीट मोटा मोटा हम लोग समझ गए। कल के क्लास में आते हैं, पीएल करते हैं। ठीक है, फिर पीएल करने के बाद एक हम लोग मास्टर सीरीज करेंगे जिससे पीएल बैलेंस शीट सब कुछ बना रहे हैं। आप लोग को और अच्छा समझ आएगा, ठीक है? आज के लिए अलविदा लेता हूँ।